नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपके यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जो कि काफ़ी नज़दीक आ चुका है, कुछ महीने का आपके पास समय शेष है, उसमें आपको रिवीजन कराने के उद्देश्य से ये मॉक टेस्ट की श्रृंखलाएं हमारी ओर से लगातार दी जा रही हैं। ये हमारे फ्री इनिशिएटिव हैं जो कि आपके लिए बहुत सहयोगी सिद्ध होंगे, लेकिन तभी सिद्ध हो सकते हैं जब आप इनका भरपूर लाभ उठाएं। सिर्फ देख कर रख देना ये काम का नहीं होता, बार बार आपको देखना है जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। मॉक टेस्ट कई मायनों में यूजफुल होते हैं। पहला तो ये कि आप रिवीजन कर पाते हैं, जो तथ्य आपने पढ़े हैं वो बार बार आप देखते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में स्थिर हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको परीक्षा का पैटर्न मालूम होता है कि कैसे प्रश्न वहाँ आ सकते हैं, ढांचा पता लगता है। तीसरी बात यह है कि आपको आपकी कमियों का पता लगता है कि आप कहाँ पर अभी गलतियाँ कर रहे हैं। पढ़ तो सारा कुछ लिया, लेकिन कहाँ पर आपसे छूट रहा है ये चीज़ तभी मालूम होती है जब आप प्रश्न हल करते हैं, है ना। तो ये सारे फायदे उठाने के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। और ये वाला जो है ये तो बहुत बढ़िया है, सेक्शनल है ना, तो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट में फ़ायदा ये है कि एक खास हिस्से को आपने पढ़ के कंप्लीट किया तो उसके बाद आप उससे संबंधित टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने इन्वायरमेंट को लेकर शुरू किया है। इन्वायरमेंट अगर आपने पढ़कर और रिवाइज करके कंप्लीट कर लिया है तो आप इसे अटेम्प्ट करिएगा और अटेम्प्ट करके अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देर की। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अरेंज करके बताइए कि यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं उनका सही क्रम क्या होना चाहिए, पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। तो पहले दिया है ऑर्गेनिज्म यानी जीव, उसके बाद कम्युनिटी यानी समुदाय, उसके बाद है पॉपुलेशन और अंत में है इकोसिस्टम। पहले किस चीज़ से शुरुआत होगी ये आपको देखना होगा और पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, बी वाला आप लगा लीजिए। देखिए बी वाले ऑप्शन को चुनने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो देखिए मॉलिक्यूल आता है, एटम और मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो सब शुरू होता है, फिर वो सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बंध बनाते हैं यानी बॉन्डिंग करते हैं, तो उसके बाद कोशिका बनती है यानी सेल का निर्माण होता है। बहुत सारी जो सेल है वो इकट्ठी होती हैं तो उनसे टिश्यू बनता है यानी ऊतक बनता है, फिर उससे ऑर्गन तैयार होता है, फिर बनता है ऑर्गेनिज्म। और जब ऑर्गेनिज्म यानी जीव का निर्माण हो जाता है तो वैसे बहुत सारे जीव बनते हैं तो उसकी पूरी पॉपुलेशन खड़ी हो जाती है। कई सारे जीवों की जब पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठी होकर मतलब एक खास स्थान पे आपस में इंटरेक्ट करती है अपनी आवश्यकताओं के लिए, तो इस तरह से तैयार होती है कम्युनिटी। और कम्युनिटी यानी समुदाय जब विकसित होते हैं तो कई सारे विकसित होते हैं वैसा समूह, और उनसे बनता है इकोसिस्टम, और कई सारे इकोसिस्टम मिलके आपस में इंटरेक्शन करके बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा सही सीक्वेंस होगा और उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो बी वाला विकल्प है वो ज़्यादा बेहतर है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपसे खोजने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें इकोटोन और कई सारी डिफिनीशन दी हुई है। देखिए कहा जा रहा है कि द ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 और मोर इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन। ठीक, मतलब इकोटोन जो है वो असल में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, ये ट्रांजिशन जोन होता है। और दूसरा स्टेटमेंट उसी पर आधारित करके बताया गया कि इकोटोन चूंकि एक ट्रांजिशन जोन होता है, 2 या 2 से अधिक इकोसिस्टम यहाँ आपस में मिल रहे होते हैं, तो इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा रिच नहीं होता है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि इकोटोन जो है वो इकोलॉजिकल निच को डिफाइन करता है। ठीक है, पारिस्थितिकी आला की ये परिभाषा देता है, और ये भी बताया गया कि ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स रिक्वायर्ड बाय अ स्पीशीज, मतलब कोई भी जीव प्रजाति है उसके लिए जितना भी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल फैक्टर चाहिए होता है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए कंपलसरी है, वो सब इकट्ठा अगर कर लिया जाए तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल निच। देखिए इसे निच भी कहा जाता है, निच भी कहा जाता है, तो 2 तरह के इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, दोनों में से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं आपके। अब इसमें से आपको ये बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आपने देखे, नीचे जो विकल्प है उसको भी देख लीजिए, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि डी वाले को चुनेंगे तब तो तीनों सही हो जाएगा, इसमें तीनों सही नहीं है, इसका जो बीच वाला है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है जिसमें ये बताया गया है कि इकोटोन जो है वो 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के मिलने से बनते हैं, मतलब उनका संक्रमण क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच नहीं होती है, जबकि उल्टा है, बायोडाइवर्सिटी ऐसे मामलों में ज़्यादा रिच होती है और कई ऐसी नई नई स्पीशीज़ यहाँ पाई जाती हैं
जो कि आपस में इंटरेक्ट करने वाले जो इकोसिस्टम है उनके अंदर भी मौजूद नहीं होती हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी के मामले में काफ़ी समृद्ध होते हैं। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, डी को नहीं चुनेंगे, सी को चुनेंगे। पहला और तीसरा एकदम सही है, इकोटोन की डिफिनीशन भी ठीक दी है और बाकी जो नीचे परिभाषाएं हैं वो भी सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो 1971 की बात है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड इंटरगवर्नमेंटल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रामसर। और रामसर कहाँ पे है? तो ईरान में है। मतलब 1971 में आयोजित किया गया था आर्द्र भूमियों को बचाने के उद्देश्य से एक अंतर सरकारी और बहुविषयक सम्मेलन, और रामसर में आयोजित हुआ, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा गया। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द रामसर कन्वेंशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन December 21, 1972। 21 दिसंबर 1972 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया, यानी लागू किया गया। कब हुआ था वो तारीख नहीं, लागू करने की तारीख दी। और इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एट प्रेजेंट इंडिया हैज 75 वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। अब ये संख्या जो है ना, ये समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, तो इसको आप अपडेट करके हमेशा रखिए जब भी आप मॉक टेस्ट को देख रहे हैं। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को तो आपने देख लिया और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। केवल पहला और तीसरा सही है, पहला सही है और तीसरा सही है, ये दोनों बातें एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहाँ देखें आप, डेट गलत दी है। लागू करने की तारीख जो है वो 21 दिसंबर तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 1972 दिया है उसकी जगह होना चाहिए 75। 1975 में इसको लागू किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 4 पूछा गया कि इसमें स्टेटमेंट जो दिया है उसमें से बताइए कि करेक्ट कौन सा। अब यहाँ सही की तलाश आपको करनी है। तो इसमें बताया गया कि चेंजेस इन कम्युनिटी और स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एट अ बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट आर नोन एज एज इफेक्ट। यहाँ एज इफेक्ट यानी जो कोर प्रभाव होता है उसकी डिफिनीशन दी जा रही है और बताया गया कि दो पर्यावासों की जो सीमा है या समुदाय या समष्टि की संरचना में होने वाला जो वहाँ का परिवर्तन है उसको हम कहते हैं कोर प्रभाव। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द एरिया वेयर अ लिविंग बीइंग resides and move on daily or periodical basis is known as home range। मतलब जो गृह परास है, होम रेंज है, घर का दायरा है, वो क्या चीज़ है? तो वो ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ कोई जीव दैनिक या आवधिक आधार पर निवास या विचरण करता है। अब आप ये बताएं कि ये जो दो स्टेटमेंट है इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न की पूरी जांच कर लीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। बातें दोनों सही, इसमें कुछ भी गलत नहीं, दोनों बात एकदम परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। अब यहाँ पर आपको अरेंजमेंट एक बार फिर से करना है। तो अरेंजमेंट कैसा है? यहाँ जो बायोम के नाम दिए हुए हैं, अलग अलग बायोम दिए हुए हैं, उनको आपको ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हुए व्यवस्थित करना है। यानी सबसे पहले आप किसको रखेंगे? जो पोल के पास पाया जाने वाला बायोम होगा उसको, और इक्वेटर वाला जो है उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। और उसी हिसाब से नीचे कोड अरेंज करके दिया है, उसमें से आपको चुनना है। तो बताइए, टुंड्रा, टैगा, प्रेयरी और सवाना दिया हुआ है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पोल के पास क्या पाया जाता है। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पहले से अरेंज है। मतलब सबसे नज़दीक जो पोल के पाया जाता है वो होता है टुंड्रा बायोम, उसके थोड़ा दूर होता है टैगा, उससे थोड़ा और दूर होता है प्रेरी, और सबसे पास में इक्वेटर के होता है सवाना। प्रश्न संख्या 6 कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो यहाँ कोरल रीफ के बारे में चर्चा हो रही है। जो प्रवाल होता है इसके विषय में कहा गया कि ये वर्टिब्रेट होता है। ठीक है, इसकी जो क्वालिटी है ये कैसी होती है? कशेरुकी होती है, इसके अंदर कशेरुका पाई जाती है। दैट लिव इन अ हार्ड शेल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एक कठोर कवच के अंदर सुरक्षित होता है। इसकी एक हार्ड सेल होती है जो कि असल में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है, तो पहला आपने देखा, दूसरे वाले में कहा गया कि कोरल्स आर फाउंड एट shallower depth because there is a lack of sunlight and oxygen at a high depth। मतलब ये जो उथली गहराइयाँ होती हैं जहाँ समुद्र बहुत गहरा नहीं होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। ज़्यादा गहराई में ये नहीं पाए जा सकते क्योंकि वहाँ पे सनलाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ऑक्सीजन भी कम पाई जाती है। ये दोनों ही इन्हें प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है, ऐसा कहा गया। और जो सी वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 20 डिग्री टू 21 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल सी वाटर असल में इज़ अ फेवरेबल फॉर सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ। मतलब जो कोरल रीफ है उनके सर्वाइवल के लिए जो आदर्श तापमान माना जाता है वो क्या होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है, जो कि असल में उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्र के पानी का तापमान हर जगह एक जैसा नहीं होता है, वो परिस्थितियों पर, मतलब जो अक्षांश होते हैं उन पर निर्भर करता है। इसके बाद जो डी वाला ऑप्शन है उसमें बताया गया कि अबाउट 30 to 40 ये जो रेशियो है सैलिनिटी का, ये नेसेसरी होता है ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ के लिए। मतलब सैलाइन वाटर चाहिए होता है। तो ये कुल मिलाकर ये सारी बातें आप देख रहे हैं। गलत की तलाश आपको करनी है। प्रवालों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन इसमें से रॉन्ग है?
तो सारी बातें देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसका शुरुआती स्टेटमेंट देखिएगा जो ए वाला है। इसमें कहा गया कि ये कशेरुकी प्राणी होते हैं। ये कब से कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट होने लगे? ये तो इनवर्टिब्रेट होते हैं, अकशेरुकी होते हैं। बाकी जितनी बातें, जैसे इसी में कहा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर खोल के अंदर ये सुरक्षित होते हैं, तो वो बात एकदम ठीक है। सिर्फ इसमें समस्या कशेरुकी से, और इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ए वाला, ये रॉन्ग है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा गया कि जो कथन है उन पर विचार करके बताइए कि सही कौन सा है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द सॉयल मॉइस्चर इन अ ट्रॉपिकल सवाना बायोम इज मॉडिफाइड बाय द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर डाइवर्जन, इसके अलावा फायर, सॉयल न्यूट्रिएंट्स एंड हर्बीवोर्स। मतलब जो उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम की मिट्टी होती है, हर बायोम की मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है, तो ये जो मिट्टी होती है इसमें नमी, विचलन का प्रभाव, आग, मिट्टी के पोषक तत्व और शाकाहारी जंतु वहाँ पर कैसे हैं और कितने हैं, इन सब बातों से मिट्टी की जो क्वालिटी है, मिट्टी की जो स्थिति है वो निर्धारित होती है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि C2 प्रकार की जो ग्रासेस होती हैं वो एविडेंट अमाउंट में ट्रॉपिकल सवाना बायोम में पाई जाती हैं, और ये हाई लेवल की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रखती हैं, और कम सॉयल मॉइस्चर है तब भी ये अच्छे तरीके से उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, मतलब मिट्टी में थोड़ी नमी के साथ ये उत्पन्न भी होती हैं और नमी को बना कर भी रखती हैं, ये भी बात है। मॉइस्चर को ये मेंटेन करके रखती हैं, साथ में जो प्राथमिक उत्पादकता यानी किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए शुरुआती जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में ये सक्षम होती है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ग्रास सिस्टम इज वेल डेवलप इन द ट्रॉपिकल सवाना बायोम। अब आप ये देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, 7th क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर, इसमें आपने विकल्प तो देखा ही नहीं, सी वाला हो जाएगा ना, पहला और तीसरा। पहला सही है और तीसरा सही है, तो पहले चलिए सी को चुन लेते हैं। सबको एक साथ दिखाना संभव नहीं है, ये स्क्रीन पर एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, तो सी को चुन लिया, पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन तो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो इसमें गलत है। ये दोनों तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या समस्या है, ये जो C2 प्रकार की ग्रास का यहाँ टाइप दिया हुआ है ना, तो ये C2 नहीं बल्कि C4 होती है। C4 प्रकार की जो घास है ना वो प्रचुर मात्रा में सवाना बायोम में पाई जाती है, और इसके अंदर ये गुणवत्ता होती है कि थोड़ी नमी के साथ साथ बहुत अच्छी गुणवत्ता, मतलब अच्छी जो प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उसको बना कर रखती है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं, इसका सी वाला ऑप्शन सही था। 8वें में फिर से आपसे स्टेटमेंट देकर पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो इसमें कहा गया कि कोस्ट, एस्चुरी, टाइडल क्रीक्स और बैक वाटर, लैगून, मड डिपॉजिट फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर जनरली क्लासिफाइड एज मैंग्रोव। मैंग्रोव की डिफिनीशन दी है। मैंग्रोव को आमतौर पे हम लोग एक दलदली क्षेत्र के तौर पे मान लेते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या आ सकता है वो दिया हुआ है, जैसे कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले तटवर्ती हिस्से हैं, ज्वार नदमुख हैं जहाँ नदियाँ सीधे समुद्र में गिरती हैं, और ज्वारीय क्रीक है, पश्च जल है, लैगून है, पंख जमाव है, ये सब मैंग्रोव कहे जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन इज मोर इन फ्रेश वाटर देन इन ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर यानी खारे पानी की तुलना में ये ताजे पानी में ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। तो इसका पहला कथन तो सही है, पहले वाले में जो मैंग्रोव की डिफिनीशन दी है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला है उसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ बात उल्टी कर दिया है। मतलब खारे पानी की तुलना में ताजे पानी में ये ज़्यादा उगते हैं, ऐसा नहीं है, इन्हें तो उगने के लिए खारा पानी ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे ब्रैकिश वाटर ही इनके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो इसमें से सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है, और सही की तलाश हमको करनी थी, तो ए को चुन लेते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। अब यहाँ कंसीडर करना है आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं उन्हें, और ये बताना है कि सही कौन सा है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि ड्यू टू लेस रेनफॉल इन ग्रासी टेरेस्ट्रियल बायोम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू विच ट्रीज आर नॉट एबल टू रिप्लेस ग्रासेस इन दिस एरिया। मतलब जो वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, वो घासों को हटा पाने में, विस्थापित कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। और ड्यू टू लेस रेनफॉल इन ग्रासी टेरेस्ट्रियल बायोम ट्रीज आर फाउंड स्कैटर्ड हियर इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। अब इनकी जो संरचना है, ऐसा नहीं है कि वृक्ष पाए नहीं जाते, लेकिन जो पाए जाते हैं वो चारों तरफ स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, सघनता नहीं होती है, और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि रिकरेंस ऑफ फायर इन ग्रासी टेरेस्ट्रियल बायोम इज नेग्लिजिबल। अब ये जो ग्रासी टेरेस्ट्रियल बायोम होता है, यानी घास स्थलीय सवाना बायोम होता है, माफ कीजिए घास स्थलीय बायोम होता है, असल में यहाँ पर आग लगने की पुनरावृत्ति नहीं के बराबर होती है, मतलब आग यहाँ पे आमतौर पर नहीं लगती है। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। तो इसमें भी आप लॉजिक लगाइएगा। देखिए घास स्थलीय बायोम है, घास उग रही है, लेकिन बड़े वृक्ष कम पाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वर्षा तुलनात्मक रूप से वहाँ पे कम हो रही है, ये सीधी बात है। तो पौधे जो वृक्ष होंगे असल में वो बिखरी हुई अवस्था में ही पाए जाएंगे, मतलब जगह जगह बिंदुओं के रूप में ऐसे ऐसे छिटपुट बिखरे रहेंगे, और ज़्यादातर घास होगी। लेकिन घास वाली जमीन में आग पकड़ना बहुत आसान होता है,
तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, इसमें से हमें चाहिए था सही, तो हम पहले दूसरे को चुनते हैं और पहला दूसरा इसमें कहाँ पर दिया हुआ है, ए वाले ऑप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगला यानी 10वां। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पे बीओडी के संबंध में ये सारे स्टेटमेंट हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फुल फॉर्म इसका होता है। अब इसमें पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि इट इज एक्सप्रेस इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर में। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज मेजर्ड थ्रू बीओडी। अगर जल में प्रदूषण को नापना है तो हमें बीओडी को नापना चाहिए। और बीओडी इज मोस्टली यूज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो अपशिष्ट जल का उपचार होता है, ऐसे जो प्लांट होते हैं, संयंत्र होते हैं, वहाँ पे बीओडी को मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डी वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि बीओडी के हाई लेवल का मतलब ये होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर रिक्वायर्ड अ लिटिल ऑक्सीजन टू डिकम्पोज। मतलब बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पानी के अंदर मौजूद होता है और उसे डिकम्पोज करने के लिए बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें पहचानना आसान है, थोड़ा सा अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। गलत की तलाश आपको करनी है, बाकी सारी बातें इसमें ठीक है। लेकिन यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक मैटर अगर पानी में ज़्यादा पाया जाएगा तो उसको डिकम्पोज करने के लिए उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ये लेस अमाउंट नहीं बल्कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी और इसी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक, तो ये वाला जो है ना, ये गलत दिया है। डी वाले ऑप्शन को इसमें से बाहर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। इसमें मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के बारे में कुछ विकल्प यानी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से गलत की तलाश आपको करनी। तो पहले वाले में कहा गया कि दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय कोफी अन्नान, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 2000। सन 2000 में कोफी अन्नान, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया था, जिसे हम कहते हैं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इट हैज़ बीन फॉर्मली लॉन्च, औपचारिक रूप से इसको लॉन्च किया गया था 5 जून 2001 में, कॉन्साइडिंग विद द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। मतलब वही विश्व पर्यावरण दिवस की जो तारीख है, उसी तारीख पे औपचारिक रूप से इसको लॉन्च किया गया था। सी वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि इट हैज़ डिवाइडेड द इकोसिस्टम सर्विसेज मेनली इनटू 3 कैटेगरीज। 3 भागों में ये बांटता है पूरी इकोसिस्टम सर्विसेज को। पहली तो प्रोविजनिंग है, दूसरी सपोर्टिंग है और तीसरी रेगुलेटिंग है, ऐसे। और डी वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि क्लीन वाटर एंड बायोकेमिस्ट्री कम अंडर द प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज। जो स्वच्छ जल और जैव रसायन है वो व्यवस्था सेवाओं के अंतर्गत आता है। अब आप देखिए और बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो गलती इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसी में है। यहाँ यह बताया गया कि जो पारिस्थितिकी सेवाएं यानी इकोलॉजिकल सर्विसेज है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई, जबकि असल में जो उनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। और 4 भाग कौन कौन से हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें व्यवस्था सेवाएं हैं, समर्थन सेवाएं हैं, नियंत्रक सेवाएं और संरक्षण है, साथ में सांस्कृतिक सेवाएं हैं। इसमें जो चीज़ छोड़ी हुई है वो क्या है, कल्चरल सर्विसेज, वो इसमें दिया ही नहीं। 3 तो दे दिया है लेकिन कल्चरल सर्विसेज का जिक्र नहीं किया है, तो ये गलत हो जाता है। सी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 12, कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ देखें, कॉन्सीडर करके एल्गी और फंगी के बारे में कुछ बातें हो रही हैं और उसमें से करेक्ट की तलाश आपको करनी है। तो पहले कथन में कहा गया कि जो एल्गी यानी शैवाल होते हैं वो स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब उनको स्वपोषी कहा जाता है, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। जो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होता है उसके द्वारा ये अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। और फंगी हैव बीन केप्ट इन कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉप बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। फंगी जो है बेचारे, उनका कोई दोष नहीं है, उनके पास हेट्रोट्रॉप होता ही, उन्हें हेट्रोट्रॉप कहा जाता है क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, तो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, ऐसा इसमें कहा गया। अब आप ये बताइए कि सही विकल्प कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। तीनों ही बातें सही है, इसमें कोई भी दोष नहीं है, मतलब तीनों जो कथन है वो एकदम सच है। जो कवक होते हैं वो परपोषी इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण ये कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो अपना भोजन कैसे बनाएंगे। बाकी सारी बातें सही हैं। और अगले वाले को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। वैसे तो ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है कि सुपोषण, सु शब्द जो है मतलब सुपसर्ग जो है जिसके साथ लगता है वो शब्द अच्छा बन जाता है, अपने दिमाग में यही धारणा होती है। लेकिन ये जो यूट्रोफिकेशन है ये पानी को बर्बाद कर देता है। पानी में ज़रूरत से ज़्यादा जो पोषक तत्व मिलते हैं ना, तो उसकी वजह से पानी की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो अब यहाँ देखिएगा, यूट्रोफिकेशन की वजह से बीओडी बढ़ जाता है और यूट्रोफिकेशन की वजह से जो शैवाल होते हैं यानी एल्गी होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, मतलब तेज रफ्तार में वो बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें खाद पानी मिलता है। और तीसरे वाले में कहा गया कि यूट्रोफिकेशन की वजह से मछली जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जलीय जीव हैं,
उनको कम ऑक्सीजन मिलती है तो वो मरने लगते हैं। और चौथे वाले में कहा गया कि इससे पानी का प्रदूषण बढ़ता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यूट्रोफिकेशन के बारे में आपको डिफिनीशन मालूम होनी चाहिए, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। 13वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर डी होगा। ये सारी बातें ठीक हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यूट्रोफिकेशन में होता क्या है, ये ऐसी प्रक्रिया होती है जब कोई भी पानी का स्रोत, झील हो या पानी का कोई भी और निकाय हो, उसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, खाद वगैरह या कहीं से कुछ जो स्लरी वगैरह है वो आके पानी में मिल रही है, तो उसकी वजह से पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, और मात्रा बढ़ती है तो फिर शैवाल की ग्रोथ बहुत तेज वहाँ पर होती है। ये जो एल्गी है ये तेज रफ्तार में बढ़ते हैं, पानी की ऊपरी सतह को ये पूरा कवर कर लेते हैं, और अंदर न तो सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, न कुछ भी जो प्रक्रियाएं हैं वो सही तरीके से हो पाती हैं। तो डी वाले ऑप्शन को चुन लिया। इसके बाद 14वें को देखते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया है 2 ही है, उसमें से करेक्ट कौन सा है वो आपको खोज कर बताना है। तो ग्रेट बैरियर रीफ गेट ग्रो रैपिडली फॉर एक्सट्रीम सरफेस टेम्परेचर्स कॉजेज बाई एनी टाइप ऑफ इरेटिक वार्म और कूल ओशियन करेंट। मतलब ये है कि ग्रेट बैरियर रीफ, ये प्रवाल भित्ति है बहुत बड़ी, तो ये किसी प्रकार की अनियमित गर्म या ठंडी महासागरीय धारा के कारण उत्पन्न जो अत्यधिक सतही तापमान है उससे तेजी से बढ़ता है। और प्रवाल भित्तियां जो है यानी कोरल रीफ वो उष्णकटिबंधीय पानी में नहीं पाई जाती हैं। मतलब कोरल रीफ जो है वो ट्रॉपिकल वाटर में नहीं पाई जाती, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 14, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। डी वाला, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों ही बातें जो है यहाँ उल्टे तरीके से कही गई है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये एल नीनो, एक प्रकार की जो अनियमित गर्म और ठंडी महासागरीय धारा है, एल नीनो ला नीनो आप देखते हैं, तो उसके कारण सतह के अत्यधिक तापमान से प्रभावित होती है। इसको फायदा नहीं होता है बल्कि खतरा होता है। मतलब जो टेम्परेचर है वो एकाएक बढ़ने लगता है तो ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो तेजी से बढ़ने लगती है। तो कुल मिलाकर ये ग्रेट बैरियर रीफ के लिए संकट है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है उसमें कहा गया कि जो कोरल रीफ होती हैं वो ट्रॉपिकल वाटर में नहीं पाई जाती है, जबकि ठंडे गहरा पानी, ठंडा पानी, उथला पानी या जो ट्रॉपिकल वाटर है, या आप कह लीजिए कि पूरे ओशियन में, पूरा जो ओशियन का पार्ट है उस सब जगहों पर ये पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ठंडे पानी में नहीं पाई जाती या गर्म पानी में नहीं पाई जाती, इनकी अवस्थिति कहीं भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर इसमें से डी वाले ऑप्शन को हम चुन सकते हैं। हाँ ये है कि इनके लिए जो अनुकूल दशा वाला क्षेत्र होगा वहाँ ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाएंगी। इसके बाद 15वें को देखते हैं। इसमें कहा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि ओजोन डिप्लेक्शन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दिया है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, इसके अलावा ब्रोमोक्लोरोफॉर्म है, माफ कीजिएगा हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन है। इस तरीके से ये सारे कंपाउंड यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन कौन से पदार्थ ओजोन को नष्ट करने का काम करते हैं। कुछ के नाम तो आप जानते हैं, कुछ जो है वो थोड़े से अलग दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए, तो 15th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ये सभी तो हैं, मतलब ये जितने भी पदार्थ हैं ये क्लोरीन को अंत में उत्पन्न करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि ओजोन के जो अणु हैं वो विघटित होने लगते हैं। मतलब ओजोन का जो संरचनात्मक रूप है वो O3 के रूप में होता है। क्लोरीन क्या करती है, इसे तोड़ देती है, तो ऑक्सीजन के रूप में ये छिन्न भिन्न हो जाती है। तो कुल मिलाकर डी वाले ऑप्शन को इसमें से चुन लिया। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि केल्प प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं इनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन इसमें से कौन सी है बताइए। तो पूरी दुनिया में मौजूद अन्य जंगलों की तुलना में सबसे ज़्यादा इनके पास प्रोडक्टिविटी होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके पास बायोडाइवर्सिटी होती है, इसीलिए इन्हें हम एक अच्छे वन क्षेत्र के तौर पे जानते हैं, केल्प फॉरेस्ट कहते हैं। केल्प फॉरेस्ट जो है वो दुनिया के ठंडे और शीतोष्ण महासागरों का जो उथला और तटीय जलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब ये जो सॉलो और कोस्टल वाटर एरिया होता है, कोल्ड और टेम्परेट ओशियन का, पूरी दुनिया में वहाँ पर पाए जाते हैं। और दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ओनली इन दोज एरिया वेयर द टेम्परेचर इज लेस दैन 10 डिग्री। 10 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर रहेगा तो ही उस एरिया में ये उत्पन्न होते हैं। मतलब इनका एक खास क्षेत्र होता है, इसका कहने का मतलब ये। तो इसमें केल्प प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं उनके बारे में बताइए कि सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 16 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। पहला दूसरा तो सही है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन यहाँ जो तीसरे वाले में कहा गया कि 10 डिग्री से कम तापमान पे ये उत्पन्न नहीं हो सकते, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है ये उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 20 से ज़्यादा अगर तापमान होगा तो इनके लिए अनुकूल दशा नहीं पाई जाती। तो ए को चुन लिया। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं जिसमें कहा गया कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ फिर से कॉन्सिडर करके आपको जो करेक्ट है उसको चुनकर बाहर करना है। तो 2 ही स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि द मिनिमम वाटर फ्लो ऑफ डिफरेंट रिवर विच इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग इट्स इकोसिस्टम इज कॉल्ड ई फ्लो। इसको कहा जाता है ई फ्लो यानी ई प्रवाह, और इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लो नीडेड टू मेंटेन प्योर वाटर एंड एस्चुरी इकोसिस्टम।
अब आप ये बताइए, एस्चुराइन इकोसिस्टम असल में जो ज्वार नदमुखीय पारितंत्र होता है उसकी बात हो रही है। तो शुद्ध जल और नदमुखीय पारितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक जल प्रवाह की मात्रा और गुणवत्ता का ये प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि सही कौन सा है। यहाँ ई प्रवाह के ऊपर 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, डिफिनीशन से ही रिलेटेड है और आपको देखना है इसमें से कि सही कौन सा है। तो 17वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोनों ही बातें ठीक हैं, दोनों डिफिनीशन आपस में मेल खाती हैं और सही दी हुई हैं। ई प्रवाह क्या होता है? न्यूनतम जल का प्रवाह जो कि किसी भी पारितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, मतलब उससे कम अगर फ्लो हुआ तो पारितंत्र जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो उतना फ्लो जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और इसमें कहा गया कि शुद्ध जल हो या नदमुख का पारितंत्र हो जहाँ खारा पानी और फ्रेश वाटर जो है वो आपस में मिलते हैं, तो इन दोनों के लिए ये ई फ्लो जो है ये आवश्यक होता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट है उसमें से सही कौन सा है। तो प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिंथेसाइज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये पूरा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको डिफाइन कर दिया है। कहा गया है कि पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसके सहयोग से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं असल में, और जटिल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी और मेकिंग फूड ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मतलब यहाँ ये बताया गया कि स्वपोषी जीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने और भोजन बनाने की यही जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है 18वें का वो इसमें सी हो जाएगा। दोनों बातें ठीक हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस की एकदम अच्छी वाली डिफिनीशन दी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, और दूसरा वाला तो सही है ही है। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया कि इसमें अरेंजमेंट करके बताइए कि कौन सा कोड जो है वो सीक्वेंस में है। तो मैंग्रोव दिया है, घास स्थल यानी ग्रासलैंड दिया है, लेक दिया है, ओशियन दिया है। ये जो इकोसिस्टम है इनको प्रोडक्टिविटी के लिहाज से आपको अरेंज करना है। यहाँ थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन है। तो इसमें ये कहा गया कि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी जो है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव है उसको पहले रखेंगे और सबसे कम वाले को बाद में रखेंगे। तो बताइए, अब देखिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें पहले से ही अरेंज है, कुछ नहीं करना है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मैंग्रोव के पास होती है, उससे थोड़ी सी कम होती है ग्रासलैंड के पास, उससे भी कम होती है लेक के पास, और सबसे कम होती है ओशियन के पास। ठीक है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिहाज से अगर देखें तो मैंग्रोव इसकी तुलना में कहीं ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो इसमें से ए वाले विकल्प को चुन लिया। अब चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे खोजने के लिए बोल रहा है। तो कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है, मतलब कोई ना कोई तो गलत होगा ही। तो पहले वाले में कहा गया कि द सी एक्ट लाइक अ स्टोर हाउस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का इसको सिंक कहा जाता है, तो वही चीज़ कही गई है कि स्टोर हाउस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके तौर पे एक्ट करता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एवरी डे, क्योंकि ये प्रत्येक दिन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 जो है वो मौजूद रहती है। और फाइटोप्लैंक्टन्स इज कॉन्सिडर्ड टू बी द लास्ट लिंक फॉर ऑर्गेनिक इकोसिस्टम। जो पादप प्लवक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो महासागरीय पारितंत्र की अंतिम कड़ी माने जाते हैं। जबकि फाइटोप्लैंक्टन्स मेक देयर फूड बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दीज फाइटोप्लैंक्टन्स आर फर्दर ईटन बाय जूप्लैंक्टन्स। मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको जूप्लैंक्टन्स खाते हैं, जूप्लैंक्टन्स को छोटी मछलियाँ, और छोटी मछलियों को बड़े वाले जो हैं वो खा लेते हैं। ऐसे चलता है। और डी वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि फाइटोप्लैंक्टन्स फॉर्म द मैरिन फूड चेन बाय इंजेस्टिंग कार्बन। मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से ये समुद्री खाद्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरीके से इसमें बातें हैं। अब इसमें ये बताइए कि गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। यहाँ ये बताया गया कि पादप प्लवक यानी जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो पूरे मैरिन इकोसिस्टम में अंतिम कड़ी होते हैं, ये लास्ट लिंक होते हैं। यही यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ये शुरुआती होते हैं, शुरुआत ही यहीं से होती है, ये अंत नहीं है, शुरुआत यहीं से होती है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और इनको फिर जूप्लैंक्टन्स खाते हैं। तो आगे की जो कड़ी है, आगे की जो चेन है, मतलब सीक्वेंस है, उसमें जूप्लैंक्टन्स आएंगे और जूप्लैंक्टन्स के बाद छोटी मछलियाँ, छोटी से फिर बड़ी, ऐसे चलता है। तो बड़ी वाली जो है वो अंतिम में आ सकते हैं, लेकिन ये जो है ये शुरुआती हैं। तो बी वाले को इसमें से बाहर कर देते हैं, बाकी सब ठीक। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। अब यहाँ देखिए फिर से 4 नाम आ गया और उसमें क्या करना है कि नीचे जो 4 जलीय खाद्य पदार्थों के नाम दिए हैं उन्हें एक खाद्य श्रृंखला में अरेंज करके बताइए। तो इसमें है फाइटोप्लैंक्टन्स, जंतु प्लैंक्टन लिखा हुआ है तो उसको आप जू प्लैंक्टन करिएगा। साथ में छोटे जो क्रस्टेशियन है वो इसमें दिए हुए हैं, और परभक्षी कीट यानी जो प्रीडेटरी इंसेक्ट होते हैं उनका नाम दिया है। आपको करना यह है कि इनको फूड चेन के एक सीक्वेंस में लगाना है।
मतलब कौन किसको खाता है इस क्रम में। तो 21 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। ध्यान से देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पहले से ही अरेंज है, कुछ नहीं करना था। देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये फोटोसिंथेसिस किए, अपना भोजन बनाए, इनको खा गए जूप्लैंक्टन्स, उनको जो छोटे क्रस्टेशियन है वो खाते हैं, उसके बाद जो प्रीडेटरी इंसेक्ट होते हैं वो उनका सेवन कर लेते हैं, फिर इनको भी खाने वाले और बड़े जीव होते हैं। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो फूड चेन में क्या है, अपने भोजन बनाना और दूसरे को भोजन उपलब्ध कराना, यानी खाने और खिलाए जाने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। तो उसी क्रम में हम अरेंज करेंगे और इसका जो बी वाला सीक्वेंस है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। अब यहाँ फिर से मोटे वाले 2 स्टेटमेंट हैं और आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो प्रश्न को देखिएगा, केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। एनर्जी का पिरामिड अगर आपने देखा है, 10% रूल अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। तो स्थानांतरित होती है और इसलिए यह ऊर्जा का प्रवाह सीधे किसी पोषी स्तर पर उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारित करता है, क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगी तो इकोसिस्टम चल नहीं पाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि हेलोफाइट्स ये उस प्रकार के पौधे होते हैं जो कि उच्च लवणता वाले पानी में विकसित होते हैं और इन पादपों को अपने विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, हेलोट्रॉप्स जो हैं ये उस प्रकार के प्लांट होते हैं विच ग्रो इन हाई सैलिनिटी वाटर एंड दीज प्लांट रिक्वायर्ड मोर सनलाइट फॉर देयर डेवलपमेंट। अब आप ये बताइए कि ये जो दिया है ना, इसमें से सही कौन सा है? सही दोनों है या फिर कोई सही नहीं है? प्रश्न को देखिए, और 22वां जो है ना इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दोनों ही ठीक है। ये 10% रूल वाला एकदम सही बोल रहा है और हेलोट्रॉप्स जो है उनकी डिफिनीशन भी ठीक दी है। इन्हें ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है अपने डेवलपमेंट के लिए, और 10% रूल में यही तो होता है कि केवल 10% जो एनर्जी है वो अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो पाती है, बाकी जो है वो हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है। तो एनर्जी का अमाउंट कम होता जाता है और इसीलिए आप देखते हैं कि फूड चेन में जो ऊपर की ओर की श्रृंखलाएं, मतलब ऊपर के जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं वहाँ जीवों की तादाद कम होती जाती है। मतलब जितनी मात्रा में घास है उतनी मात्रा में खरगोश नहीं पाए जाएंगे, और जितनी मात्रा में खरगोश है उतनी मात्रा में लोमड़ियाँ नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवों की संख्या में कमी आती है, क्योंकि एनर्जी की मात्रा घटती जाती है। तो ये सब सही है, इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं और बिना देर किए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि है 23वां। और इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कम अंडर द XC2 बायो रेमेडिएशन टेक्निक। ठीक, अब इसमें आप देखें कि XC2 प्रकार की जो जैव उपचार तकनीकी है उसमें कौन कौन सी आप विधियों को शामिल करेंगे। तो यहाँ दिया है लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, बायोवेंटिंग और बायोपाइल्स। अब इसमें आप देखकर बताएं, ये सारे शब्द जो हैं इनका अर्थ अगर आप जानते हैं तो आप अरेंज कर लेंगे। और 23 जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा। ध्यान से पहले देख लीजिए, सी वाला, इसमें पहला, दूसरा और चौथा ठीक है। ठीक है, लैंड फार्मिंग को आप इसमें शामिल कर सकते हैं और दूसरा वाला यानी कंपोस्टिंग को शामिल कर सकते हैं और बायोपाइल्स को शामिल कर सकते हैं, लेकिन बायोवेंटिंग इसमें नहीं आएगा। जो स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक होती है, मतलब इन सीटू होती है, उसमें बायो स्टिमुलेशन आता है, इसके अलावा बायो एगमेंटेशन आता है, जैव छिड़काव की विधियां आती हैं, इसके अलावा बायोवेंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो इन सीटू में आती है, XC2 में नहीं आती है। तो ये इन सीटू वाला यहाँ दे दिया है जो कि नहीं शामिल करेंगे, तो सी को चुन लेते हैं, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि जो स्टेटमेंट है उसमें से इनकरेक्ट, अब यहाँ गलत की तलाश आपको करनी। तो when any substance is absorbed by water, a form of bioaccumulation occurs in that situation known as bioconcentration। मतलब यह है कि जैव सांद्रण की यहाँ डिफिनीशन दी है। कहा गया कि जब किसी पदार्थ को पानी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो उस कंडीशन में एक प्रकार का जैव संचयन होता है, और इसी को हम कहते हैं जैव सांद्रण यानी बायो कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि बायो एक्यूमुलेशन जो है ये किस प्रकार की चीज़ है, तो रिफर्स टू हाउ पॉल्यूटेंट इंटर द फूड चेन। किस प्रकार से प्रदूषक जो है वो फूड चेन में एंटर कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं जैव संचयन। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इन म्यूचुअलिज्म वन इंटरैक्टिंग स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीशीज इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। मतलब जो सहोपकारिता की विधि होती है उसमें ऐसा होता है कि एक जाति को फायदा होता है, दो जीवों के बीच में आपस में संबंध बन रहा है तो एक जाति जो है वो फायदे में रहती है, दूसरे को न तो कोई फायदा होता है और न ही कोई नुकसान होता है। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं सहोपकारिता। अब आप ये बताइए कि ये जो दिया है इसमें गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा 24, ये पूरा आप देख रहे हैं ढांचा। अच्छा, डी वाले में कहा गया है कि नॉन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं। अब देखिए 24 जो है ना इसमें आप सी को चुन लीजिए, डी को नहीं चुनेंगे, सी को चुनेंगे क्योंकि तीसरा वाला गलत है। ये जो सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म की डिफिनीशन दी हुई है ये गलत है। असल में सहोपकारिता में क्या होता है कि दोनों को फायदा होता है। सहधन उपकारिता, मतलब सह का मतलब है साथ में, उपकारिता यानी एक दूसरे के ऊपर उपकार किया।
यहाँ पे सह उपकारिता का मतलब है कि दोनों के ऊपर उपकार होता है, एक जो है वो दूसरे के ऊपर करता है और दूसरा पहले के ऊपर करता है। तो इसमें दिया है कि एक को फायदा ही नहीं होता है, तो ये गलत दिया है, तो इसीलिए हम सी को बाहर कर देते हैं, बाकी दोनों सही। ठीक, तो सी को चुन लिया। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपसे चुनने के लिए कहा गया, तो कहा गया कि कई प्रकार के जो मरूदभिद पौधे यानी ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जल तथा परासरण क्षमता बनाए रखने के लिए अपनी कोशिकाओं में एक प्रकार का अमीनो अम्ल जिसे कि प्रोलाइन कहा जाता है, उसका संचयन करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब जो जेरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं ये एमिनो एसिड को स्टोर करते हैं जिसे कि प्रोलाइन कहा जाता है, और ये इनकी सेल और जितनी भी इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है। इसके बाद आप दूसरे स्टेटमेंट को देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर्स मेनी एनिमल प्रोड्यूस कोल्ड रेजिस्टेंस प्रोटीन। अब यहाँ पे जो कोल्ड रेजिस्टेंट प्रोटीन होता है उसको प्रोड्यूस करने वाले जानवरों की तादाद ज़्यादा होती है फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग टू द इन्वायरमेंट, वहाँ के पर्यावरण के साथ ये तारतम्य बिठा पाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। और साथ में पैरासिटिज्म यानी परजीविता के बारे में बताया गया कि ये ऐसी कंडीशन होती है इन विच द पैरासाइट हार्म इट्स होस्ट बाय गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम इट बट यूजुअली डज नॉट किल इट। पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट को मारते नहीं हैं लेकिन उससे न्यूट्रिशन लगातार लेते रहते हैं। अब ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि सही कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, 25 आपके सामने है और इसका जो सही जवाब है ना वो इसमें हो जाएगा सी वाला। मतलब ये है कि पहला और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, तीसरा वाला भी ठीक है। हालांकि पैरासाइट जो होते हैं वो कभी कभी अपने होस्ट को मार भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार वो छोड़ ही देते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और कभी कभी जब ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो जो होस्ट है वो बेकार हो जाता है, मर जाता है, लेकिन आमतौर पे नहीं मारते हैं। तो वही चीज़ यहाँ ठीक है। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट सही। अच्छा, दूसरे वाले में समस्या क्या है? दूसरे वाले में यहाँ बताया गया, तो देखिए जो कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो कि पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए ठंडे से बचने वाला प्रोटीन जिसे कि चैप्रोरोनिन कहा जाता है उसे प्रोड्यूस करते हैं और वो इन्हें ठंड से बचाने की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तापमान में ठंड प्रतिरोधी की क्या आवश्यकता होगी? यहाँ तो खुद ही टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये कम तापमान वाले क्षेत्रों में लागू होता है। जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए ये इस प्रकार के प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। तो बी वाला स्टेटमेंट मतलब जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सी को चुन लिया है, पहला तीसरा सही है। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रिगार्डिंग द आईची टारगेट, आईची लक्ष्य जो है उनके बारे में यहाँ कुछ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा गया कि 2020 में इसको अडॉप्ट किया गया और जापान का जो नगोया शहर है वहाँ पे जैविक विविधता का सम्मेलन जब मनाया गया था तो उसमें इसको अपनाया गया। ठीक, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो कन्वेंशन होता है उसमें इसको अडॉप्ट किया गया। अब आप ये बताइए कि इनकरेक्ट कौन सा है? सीधा प्रश्न है, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। और 26 का जो राइट आंसर है वो ए होगा। ये पहला वाला ही सही है, पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। गलत इसलिए है कि 2010 का जो सम्मेलन था, ठीक है, 2010 में जापान के नगोया शहर में, और यहाँ प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप देख भी रहे हैं, गलत विकल्प का चयन करने के लिए कहा जा रहा है और इसीलिए हम इसमें से ए वाले ऑप्शन का चयन करते हैं क्योंकि पहला वाला गलत दिया है। 2020 में इसको नहीं अपनाया गया था, 2010 में इसको अपनाया गया था और ये डेट यहाँ गलत दी है, इस स्टेटमेंट को बाहर कर दिया। दूसरा वाला सही है। दूसरे वाले में कहा गया ना कि नगोया शहर में आयोजित किया गया था और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कन्वेंशन यहाँ हेल्ड किया गया था, उसी में इसको अडॉप्ट किया गया। तो ये बात ठीक है, तो पहले वाले को बाहर कर दिया। इसके बाद 27 को देखते हैं। यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं उन्हें कॉन्सिडर करके बताना है कि सही कौन सा है। तो हाथियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत का राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान जिसका नाम है हाथी मेरे साथी, इसको औपचारिक रूप से मई 2009 में शुरू किया गया था। ये नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है एक तरह से जो एशियन एलिफेंट है, जो हमारे देश में रहने वाले हाथी हैं वो भी संकटग्रस्त हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है हाथी मेरे साथी और इसको लॉन्च किया गया था मई 2009 में, तब से ये क्रियान्वित हो रहा है। और ये जो कैंपेन है यहाँ आप देखें नीचे दूसरे स्टेटमेंट को, दिस कैंपेन वाज जॉइंटली स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दो अलग अलग संस्थाएं यहाँ मिलकर इसको चला रही हैं। उनके नाम आप देख रहे हैं। गज्जू हैड बीन चूजन एज द मस्कट ऑफ दिस कैंपेन। इस कैंपेन का मस्कट, अब कोई भी कैंपेन चलाया जाता है या कोई आयोजन होता है तो उसका एक मस्कट यानी शुभंकर बनाया जाता है। तो इसका जो प्रतीक शुभंकर है वो गज्जू है, जो कि खुद एक हाथी है। अब आप ये बताइए कि इसमें जो दिया है इसमें सही कौन सा है? यहाँ बात हो रही है हाथी मेरे साथी कैंपेन की, तो हाथी मेरे साथी कैंपेन में अगर चले तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनना चाहिए क्योंकि जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वही सही है, इसमें सही की तलाश करनी थी, तो बी को चुन लेते हैं। अच्छा, पहले वाले में क्या समस्या है आइए देखते हैं। तो पहला वाला जो है इसमें बताया गया कि मई 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था, जबकि मई 2011 में इसकी शुरुआत होती है
और हाँ, इसका उद्देश्य वही है कि हाथी की जो प्रजातियां भारत में पाई जाती है उनका राष्ट्रव्यापी संरक्षण किया जाए। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, दूसरा तीसरा सही। यहाँ 2009 की जगह पे 2011 होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे एनपीपी के आधार पे आपको इनको अरेंज करना है। यहाँ जो फॉरेस्ट के प्रकार दिए हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अरेंज करके देखिएगा कौन सा इसमें पहले आएगा, मतलब जिनकी उत्पादकता सबसे कम होगी उसको सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब यही होता है कि कम वाले को पहले रखते हैं। तो देखिए और बताइए। तो 28 जो है इसका डी वाला ऑप्शन चुन लीजिएगा, इसी हिसाब से इसको अरेंज करेंगे, यानी पूरा उलट देंगे। सबसे पहले हम किसको रखेंगे, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है इनका होता है 2200, मतलब 2200। ये ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से नापा जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उनकी होती है 2200, यानी सबसे ज़्यादा। उससे थोड़ी सी कम होती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, वो होती है करीब 1600। और उसी आधार पे आगे चलें तो दो जो है शीतोष्ण सदाबहार वाले यानी टेम्परेट एवरग्रीन वाले, उनकी होती है 1300 और टेम्परेट डेसिडुअस की होती है 1200। तो ऐसे अरेंज करेंगे तो इसका डी वाला सही है। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए इसमें आदर्श खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कौन सा एग्जाम्पल ज़्यादा फिट है वो आपको चुनना होगा। आइडियल फूड चेन इसमें ध्यान से देखिएगा कौन सी है वो आपको पता लगानी है। तो इसमें रैबिट, ग्रास, फॉक्स और लायन दिया हुआ है। ग्रास, फॉक्स, रैबिट, इसमें कुल मिलाकर 4 ही चीज़ें हैं, मतलब खरगोश है, शेर है, घास है और लोमड़ी है। इनको आपको अरेंज करके देखना है तो क्रम क्या होना चाहिए। और 29 को अगर आप देखें तो इसका कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिखाई देता, मतलब इसमें शुरुआत जो है वो किसी भी चीज़ की सही नहीं की गई है। देखिए सबसे पहले तो ग्रास आएंगी, मतलब ग्रासेस आएंगी, क्योंकि वही जो है वो प्रोड्यूसर है, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता है। उस पर निर्भर रहने वाला खरगोश जो है वो उसके बाद आना चाहिए। उसके बाद आनी चाहिए लोमड़ी, जो कि खरगोश को खाती है और लोमड़ी को भूख लगने पर शेर मारकर खा लेता है। तो शेर सबसे ऊपर का ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा और सबसे नीचे वाला जो ट्रॉपिक लेवल है वो ग्रास होगी। तो ऐसा अरेंजमेंट इसमें है ही नहीं। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि एनर्जी पिरामिड जो है इसका एक्सप्रेशन कैसा होता है, मतलब इसको किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं वो यहाँ दिया हुआ है। इसमें से चुनकर आपको बताना है। तो किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किलो कैलोरी यूनिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कैलोरी पर यूनिट एरिया में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्रफल में इसको व्यक्त करते हैं। इसमें से देखकर बताइए ऊर्जा पिरामिड में हम लोग दर्शाएंगे कैसे, कौन से मात्रक का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। देखिए कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पोषण स्तर पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय पर प्रयोग में लाई गई जितनी भी एनर्जी होती है उसके टोटल अमाउंट के तौर पे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद 31वें की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो द यूनिट ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इज मास पर एरिया। ठीक, मास पर एरिया यानी द्रव्यमान प्रति क्षेत्रफल, ये मात्रक होता है जैव संख्या पिरामिड का। हर पिरामिड का अपना यूनिट होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि यूनिट ऑफ बायोमास पिरामिड इज इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, माफ कीजिए पर एरिया यानी व्यक्तिक प्रति क्षेत्रफल के आधार पे हम नापते हैं किसको, जैव भार पिरामिड को यानी बायोमास पिरामिड को। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इसकी जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर हेक्टेयर पर ईयर होता है। अब यहाँ जो मात्रक है ना वो बदल दिया है, पिछला वाला आपने देखा था, यहाँ हेक्टेयर में दे दिया है। अब आपको ये देखना है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, गलती की तलाश करनी है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। 31 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। पहला दूसरा जो है वो दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, ये तीसरा वाला सही है। ठीक, तो तीसरे वाले को तो एक तरफ कर देते हैं, वो सही दिया है, हेक्टेयर में यहाँ दिया है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जैव संख्या पिरामिड जो होता है यानी पिरामिड ऑफ नंबर, उसकी जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है इंडिविजुअल पर एरिया। और जो बायोमास का पिरामिड होता है उसके लिए मास पर एरिया वाला जो यूनिट है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। तो सही बात है, मतलब रासायनिक नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उनका आप धड़ल्ले से इस्तेमाल करें, उर्वरक के तौर पे इस्तेमाल करें। फॉसिल फ्यूल जो है उसको चलाकर अपनी गाड़ियाँ, मतलब जलाकर अपनी गाड़ियाँ चलाएं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी में और पूरे वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है।
और रॉकेट जेट और मिसाइल जो है उसके द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उनका उत्सर्जन होता है। साथ में ये कहा गया कि फैक्टर जैसे कि रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब जो है ये नाइट्रोजन साइकिल को प्रभावित नहीं करते हैं। अब आप ये बताइए कि करेक्ट कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा 32। राइट आंसर इसका ए हो जाना चाहिए। पहला दूसरा तो सही है, पहले दूसरे में कोई समस्या नहीं है, ये दोनों एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहाँ देखिए वर्षा, तापमान, आर्द्रता, भाई जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो जमीन पर पहुंचेगी कैसे? उसके लिए भी तो बादलों का गरजना और बिजली का चमकना आवश्यक होता है, तभी तो वहां पर ऐसा संयोग बनता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं और पानी की बूंदों के साथ जमीन पर पहुंचते हैं, है ना। ये सामान्य प्रक्रिया है। तो इसमें ये सारी चीजें जिम्मेदारी निभाती हैं। तो ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि करेक्ट जो साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है ये असल में डीनाइट्रिफिकेशन का पूरा चक्र दिया हुआ है। डीनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण जिसे आप कहते हैं, इसकी प्रक्रिया का सही सीक्वेंस कौन सा होगा ये चुनकर आपको बताना है। तो पहले नाइट्रेट होता है, ठीक है, नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, फिर नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। ये इसका सीक्वेंस है, ऐसे दिया है। उसी क्रम में आप इनको आगे पीछे करके देख रहे हैं। नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस वाला ऑप्शन लास्ट में। ऐसे ही डी वाला दिया है। इसमें बताइए सही चक्र कौन सा होगा। नाइट्रोजन चक्र को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हैं। और 33 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब ये जो इसमें सीक्वेंस दिया है ना, मतलब क्रम दिया है, ठीक है। नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और अंत में नाइट्रोजन गैस। ये वाला क्रम इसका ठीक है। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। अब यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो जलीय पारितंत्र होता है उसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए और जल भराव के लिए कौन सा नील हरित शैवाल जो है वो उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर कुछ नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उनका नाम दिया है, जैसे कि एनाबीना है, इसके अलावा ग्लोइयो ट्राइकिया है, अच्छा नाम है ग्लोइयो ट्राइकिया, और इसके बाद क्लेब्सिएला है, रिवोलेरिया है। ये सारे जो है ना ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब इसमें से बताइए कि कौन से इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो विकल्प को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी वाला होना चाहिए। पहला, दूसरा और चौथा। पहला एनाबीना, दूसरा ग्लोइट्राकिया और चौथा यानी रिवोलेरिया, ये तीन जो है, और इसीलिए हम इसमें से सी का चयन करते हैं। बाकी अगर आप देखें जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं में एजेटोबैक्टर को आप देखते हैं, क्लोस्ट्रीडियम को देखते हैं, राइजोबियम को देखते हैं, क्लेब्सिएला को देखते हैं, क्लोरोबियम को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बताना है कि जल भराव के लिए और जो जलीय पारितंत्र है उसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हों। तो दोनों के लिए समान रूप से काम करने वाले जो हैं उसमें नोस्टाक है, एनाबीना है, ओलोसिरा है, ग्लोइट्राइकिया है, कैलोथ्रिक्स है और इसके बाद रिवोलेरिया है। तो इसमें दोनों को मिला के देखना था, मतलब जल भराव और पारिस्थितिकी जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसमें से हम जो क्लेब्सिएला है उसको शामिल नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड बाय एन इंटरनेशनल ज्यूरी कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। इसमें कौन कौन से सदस्य इस ज्यूरी में शामिल होते हैं जो कि ये अवार्ड देता है, मतलब ये सर्टिफिकेट देता है। उन सदस्यों के नाम आपको चुनने। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है यानी IUCN। अब आप इसमें से देखकर बताइए कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में किसका हाथ होता है। प्रश्न को आपने पूरा देखा, पूरा देख लिया, बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ये सभी तो शामिल होते हैं, ये सभी उस ज्यूरी में इन्वॉल्व होते हैं जिनके नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। और अब आगे चलते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला एक लेबल है। 33 इसमें अलग अलग पैमाने होते हैं जिसके आधार पर डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि 4 अलग अलग शीर्षक इसमें होते हैं, पर्यावरण, शिक्षा, सूचना इत्यादि। तो कुल मिलाकर इसका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, 36वां। और इसमें कहा गया कि अक्टूबर 2022 भारत के निम्नलिखित में से जो समुद्र तट है उनमें से किसे ब्लू फ्लैग की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया। अभी कौन देता है ये देख रहे थे, अभी किसको मिला है वो बताना है। तो इसमें देखें कोवलम है तमिलनाडु का, इसके बाद ईडन है पुडुचेरी का, खंभात माफ कीजिएगा कदमत बीच है लक्षद्वीप का, और मिनिकाय थुंडी बीच है जो कि लक्षद्वीप का ये भी है। तो इसमें आपको देखकर बताना है कि ब्लू फ्लैग की लिस्ट में कौन शामिल हुआ। प्रश्न संख्या 36, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये सभी शामिल हुए। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है। डी वाले विकल्प को चुन लिया। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। अब इसमें देखें
जो स्थान दिए हुए हैं उनको क्षेत्रफल के आधार पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी एरिया बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो समन बर्ड सेंचुरी है जो कि मैनपुरी में है, समसपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो रायबरेली में है, सांडी जो है वो हरदोई में है और सरसई नवार जो लेक है वो इटावा में है। अब इनको अरेंज करके देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया। प्रश्न संख्या 37 और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। रामसर स्थलों की सूची में ये शामिल है इसलिए चर्चा में है और इसमें से बी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसमें दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा ऐसे इसका अरेंजमेंट होगा। देखिए समन वाला जो समन बर्ड सेंचुरी है मैनपुरी वाली वो 52.63 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, जबकि रायबरेली का समसपुर जो है वो असल में 79.94 यानी 79.94 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 30.85 स्क्वायर किलोमीटर में हरदोई वाला सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो फैला हुआ है और इटावा का जो सरसई नवार है वो 16.13 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है, सबसे कम। तो उस आधार पे हम अरेंज करेंगे तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। इन करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है और इसमें देखें नवाबगंज बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन उन्नाव इज स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया। ये इसमें कहा गया, सबसे छोटा यही है। और अपर गंगा रिवर लोकेटेड इन बुलंदशहर इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया। तो इन टर्म ऑफ एरिया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यहाँ पे दे रखा है, इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा गलत है, गलत की तलाश करनी है। और प्रश्न संख्या 38 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, मतलब ये है कि दोनों सही हैं, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। उन्नाव वाला जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है वो सबसे छोटा है, कितना तो इसका क्षेत्रफल है तो 2.246 स्क्वायर किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। और ऊपरी गंगा नदी अपर गंगा रिवर वाला जो ये बुलंदशहर का है ये लार्जेस्ट रामसर साइट है, तो बड़ी कितनी है तो ये अगर आप देखें तो 265.9 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो डी वाले को चुनते हैं और 39वें की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों के रामसर स्थलों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों की संख्या के बराबर है। तो इसमें आप देखें मतलब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, इसीलिए दो राज्य मिलाकर पूछ रहा है। तो इसमें ओडिशा और मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश और गुजरात है, ओडिशा और पंजाब है, पंजाब और तमिलनाडु है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं ओडिशा और मध्य प्रदेश दोनों का अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश में जितनी रामसर साइट है उनके ये इक्वल हो जाएगा। तमिलनाडु में है टोटल 14, उत्तर प्रदेश में है 10, पंजाब में है 6, जम्मू कश्मीर में है 5, ओडिशा में है 6, मध्य प्रदेश में है 4, गुजरात में है 4। ऐसे इसको अरेंज करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। अब यहाँ पे फूड चेन दी हुई है, तो फूड चेन का सीक्वेंस बनाकर दिया है, उसमें से कोई एक ही सही है, जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो मेढक पहले और मेढक के बाद है इंसेक्ट, फिर है स्नेक, फिर है हॉक, फिर इन्हीं को आगे पीछे किया है। तो अब इसमें देखकर बताइए, मतलब प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा और अंत में जितने भी कंज्यूमर है उनके ट्रॉपिक लेवल में आगे चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 40 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें देख लीजिए पहले जो 40वां है इसे आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए। सबसे पहले तो इंसेक्ट आएंगे, इसमें जो प्रोड्यूसर है उनका नाम नहीं दिया है। घासें होती हैं आमतौर पे ऐसे मामलों में, क्योंकि जो इंसेक्ट हैं इस तरह के टिड्डे होते हैं वो घास खा के जिंदा रहते हैं। फिर घास खाने वाले इन टिड्डों को मेढक खाता है, मेढक को सांप खा लेता है अगर उसे कोई खाना नहीं मिला तो, और सांप को खाने वाला बाज जो है वो सबसे ऊपर आता है, ये सबसे आखिरी जो सर्वोच्च उपभोक्ता है उसकी श्रेणी में आता है। तो बी वाले ऑप्शन को इसमें से चुन लिया। 41 को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट ऑफ द स्टेट लिस्ट। अब इसमें थोड़ी पॉलिटी घुस गई है। कहा गया कि ये जो सारे मामले दिए हैं इसमें से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। तो राज्य सूची में कौन कौन सा नहीं आता है, पब्लिक हेल्थ है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है और फैमिली वेलफेयर है। देखिए और बताइए। तो 41 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाना चाहिए। नीचे कुछ पेयर दिए हुए हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही नहीं आते हैं। असल में राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट जो है उसमें पब्लिक हेल्थ आती है, सैनिटेशन आता है, एग्रीकल्चर आता है, इरिगेशन और ड्रेनेज वाला आता है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है उसमें फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फैमिली वेलफेयर, फूड एंड गुड्स, इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में ही डाली गई। तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को चुन लिया, बाकी जो है वो ठीक है। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो स्टेटमेंट दिए हैं उन पर विचार करके बताइए कि करेक्ट कौन सा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम द कंबस्टन ऑफ ओडोरस फ्यूल। जो गंधयुक्त ईंधन होते हैं जिनमें काफ़ी तेज महक होती है, उनका अगर हम दहन करते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमको प्राप्त होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। जो रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट यानी प्रशीतक संसाधन होते हैं उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो रिलीज होता है। और इसके बाद ये कहा गया कि फ्लाई ऐश इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट।
जो कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनके अंदर से फ्लाई ऐश का उत्पादन होता है। अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न को आप पूरा देख रहे हैं, ये है 42वां, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। तीनों ही तो सही हैं, तीनों में कोई समस्या नहीं है, तीनों ही बातें एकदम परफेक्ट हैं। फ्लाई ऐश का उत्पादन कहाँ से होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप जानते ही हैं कि प्रशीतक और जो वातानुकूलन के संसाधन होते हैं वहाँ से निकलता है ये। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। अब इसमें पूछा गया कि जो स्टेटमेंट है बताइए कि उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि के कारण ही पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो गड़बड़ाता क्यों है? क्योंकि CO2 का अमाउंट बेहिसाब हो जाता है, जितना सही कंपोजिशन होना चाहिए उतना रह नहीं पाता। तो इसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की, पार्थिव विकिरण को सोखने की क्षमता अच्छी खासी होती है, तो ये तापमान बढ़ाती है। तो वही चीज़ दी हुई है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इसमें वृद्धि की वजह से सांस और फेफड़ों की समस्या होती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर बढ़ जाए वातावरण में तो इससे भी सांस से संबंधित रोग होने लगते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो गैसों की यहाँ पे प्रवृत्ति दी हुई है इसमें से सही कौन सा है। और यहाँ पर सही नहीं तलाशना है, गलत की तलाश करनी है। तो इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को बाहर करिएगा, बताइए इसमें गलत कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 43 जो आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ये सारी बातें तो ठीक लिखी हुई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ही तो टेम्परेचर बढ़ाती है, और इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो भी सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को तो आप जानते ही हैं, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक जो खतरनाक पदार्थ है उसका निर्माण करती है। तो ऑक्सीजन का प्रवाह ही रक्त में रुक जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। इसमें से हमने जो डी वाला ऑप्शन है उसको चुना है, चूंकि गलत कोई नहीं है। प्रश्न संख्या 44 में कहा गया कि मीथेन गैस का स्रोत इसमें से कौन कौन सा है। मीथेन गैस कहाँ कहाँ से रिलीज हो सकती है बताना है। तो प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, वहाँ से ये बनती है। एनिमल हस्बेंड्री का जो सेक्टर है वहाँ से इसको रिलीज कर सकते हैं। राइस फील्ड जो पैडी फील्ड होती है वहाँ से इसका उत्सर्जन होता है। कोल माइनिंग से होता है, वेस्ट मटेरियल से होता है, कहाँ से होता है। प्रश्न को आपने देखा। तो 44 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी होना चाहिए, क्योंकि सभी से तो होता है। ये जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ से मीथेन रिलीज होती है, और मीथेन गैस जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस में ही गिनी जाती है। मतलब पृथ्वी के तापमान को ये बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। प्राकृतिक गैस से इसका उत्सर्जन होता है, मतलब उसके कॉम्बिनेशन में ये भी मौजूद होती है। पशुपालन, जो पशु हैं वो इसका स्रोत होते हैं। चावल के खेत इसके बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। कोयले का खनन जहाँ से होता है, माइनिंग होती है, वो भी इसका बढ़िया सोर्स माना जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ है वहाँ से तो ये रिलीज होगी। तो इसमें से डी को चुन लिया। और 45वें को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि सेलेक्ट द मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो मिश्रित विश्व विरासत स्थल है भारत में, उनका आपको चयन करना है। इसमें कंचनजंगा नेशनल पार्क है, रुद्रेश्वर मंदिर है, रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल, और कच्छ का रन है, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ये सारे दिए हुए हैं 4 कुल मिलाकर। इसमें से आप बताइए कि मिश्रित विश्व विरासत स्थलों में कौन सा शामिल है। अब इसमें आप देख रहे हैं विकल्पों को पूरा दिया हुआ है, और 45 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। मतलब मिश्रित विश्व विरासत स्थलों में ये सभी आते हैं, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन चौथे वाले को हम इसमें नहीं डालेंगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये इस रेंज में नहीं आता है, ये प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में आता है। बाकी कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम वाला, रुद्रेश्वर मंदिर मतलब रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल, ये कहाँ पे है, ये पालमपेट वारंगल में पड़ता है। वारंगल माने तेलंगाना में पड़ता है, तो ये भी मिश्रित वाले में आएगा। 27 जुलाई 2021 को शामिल किया गया था इसी श्रेणी में कच्छ के रन को, जो कि गुजरात में। तो ये सब मिक्सचर है। लेकिन जो प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है, नेचुरल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को डालते हैं। तो प्रश्न संख्या 45वें का डी हो जाएगा। अब इसके बाद देखें 46वें को। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है, संरक्षित नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा है। केवलादेव नेशनल पार्क है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इसके अलावा पश्चिमी घाट है, और सुंदरबन नेशनल पार्क है। यहाँ पर प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल पर्यावरण और वन जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा जो संरक्षित न हो उसकी बात करनी। तो 46 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसमें कहाँ से आ जाएगा। ये महाराष्ट्र में है, और ये रेल मंत्रालय के द्वारा संरक्षित है। यहाँ पे इसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कौन सा काम है। ठीक, रेलवे टर्मिनल में जो पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है वो क्या रोल प्ले कर सकता है। तो ये सीधी समझ की बात है। इसमें से बी वाले को बाहर कर देते हैं, बाकी सब है। तो विकल्प ऐसे जो गलत वाले होते हैं वो ज़्यादा आसान होते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, जो कि है 47वां। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो साउथ बटन नेशनल पार्क है। स्मॉलेस्ट जो है वो हेमिस है, हेमिस हाई। और ओशियनिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो है वो गुजरात में है।
जबकि स्टेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ऐसा दिया हुआ है। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। मतलब इसमें दूसरा और चौथा जो है वो तीसरा और चौथा जो है वो सही है। सी वाले ऑप्शन को हम चुन रहे हैं, तीसरा और चौथा सही है। आप देखिए सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिसाई है। कहाँ पे है? लेह में पड़ता है। लेह माने लद्दाख में पड़ता है। तो इसको बता दिया है सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन। इसका नाम है बटन, तो ये बटन के ही साइज का है। अंडमान द्वीप समूह में ये पड़ता है और ये सबसे छोटे आकार का है नेशनल पार्क के तौर पे। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, बाकी सब सही। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 48वां। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब यहाँ पे दाचीगाम नेशनल पार्क की लोकेशन दी हुई है जम्मू कश्मीर में और ये हंगुल के लिए जाना जाता है। जो कश्मीरी स्टैग होता है, रेड डियर भी उसको कहा जाता है और उसका नाम है हंगुल, उसके लिए ये फेमस है। विक्रमशिला नेशनल पार्क लोकेटेड इन बिहार फेमस फॉर रिवराइन डॉल्फिन। ये जो नदी की डॉल्फिन होती है, साफ पानी की डॉल्फिन होती है, उनके लिए जाना जाता है विक्रमशिला नेशनल पार्क। और काला मेरू बर्ड सेंचुरी, ये केला मेरू बर्ड सेंचुरी है असल में, जो कि तेलंगाना में पड़ती है। ये पेलिकन और बहुत तरह के जो समुद्री पक्षी होते हैं उनके लिए जानी जाती है। समुद्री पक्षियों में कई सारे आ सकते हैं, तो उनके लिए जानी जाती है। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। 48 को आपने पूरा देखा और ये विकल्प है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। केवल पहला दूसरा सही है, ये तेलंगाना वाला जो इसमें ऑप्शन दिया है यही गलत है। हमें सही की तलाश करनी थी। तो ये तीसरे वाले में समस्या क्या है? तमिलनाडु का जो अन्नामलाई इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान भी है साथ में, तो उसको टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ जो 3 स्टेटमेंट है इसमें पहला दूसरा सही है। तीसरे वाले में समस्या क्या थी? यहाँ देखिए तेलंगाना में केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य जो है ये पेलिकन और समुद्री पक्षियों के लिए जाना जाता है। ये तेलंगाना वाला नहीं है। केला मेरू की लोकेशन कहाँ पे है? आंध्र में है। मतलब आंध्र जो है उसी से तेलंगाना अलग हुआ है, लेकिन फिलहाल ये आंध्र में ही पड़ता है। इसकी जो लोकेशन है वो आंध्र प्रदेश में है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं जो कि है 49वां। और इसमें कहा गया कि जेट्रोफा के जो बीज होते हैं उनसे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है, बायोफ्यूल के लिए वो जाने जाते हैं। इसके बाद आप देखिए एंडोसल्फान जो है वो एक कृंतकनाशी यानी रोडेंटसाइड होता है। मतलब इससे जो कुतुरने वाले जीव हैं उनको मारा जा सकता है। और जो चमगादड़ है वो प्रकृति के रडार कहे जाते हैं। उनके पास नेचुरल रडार का सिस्टम होता है। तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आप 49वें को देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। मतलब इसमें पहला और तीसरा तो सही है। बायोफ्यूल जेट्रोफा के बीजों से प्राप्त होता है, रतनजोत इसको कहा जाता है गाँव में। और चमगादड़ के पास अपना नेचुरल रडार सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है एंडोसल्फान, तो एंडोसल्फान असल में ये कीटनाशी होता है, कृंतकनाशी नहीं होता है। कुतुरने वाले जीव इससे आमतौर पे नहीं मरते हैं, हालांकि प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये मूल तौर पे इंसेक्टिसाइड होता है। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। अब यहाँ देखें कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है। तो वेस्ट बंगाल में है सिंहभूमि हाथी अभ्यारण्य यानी एलिफेंट रिजर्व। झारखंड में है मयूर झरना, मयूरभंज जो है वो ओडिशा में है। और छत्तीसगढ़ वाला है बैतरणी। ये सारे हाथी रिजर्व जो है, हाथी अभ्यारण्य जो है, उनकी बात हो रही है। अब इसमें सही कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें एकमात्र उड़ीसा वाला जो मयूरभंज दिया है वो परफेक्ट है, बाकी सब जो है वो गड़बड़ है। मतलब पश्चिम बंगाल में है मयूर झरना, झारखंड में है सिंहभूमि और छत्तीसगढ़ में है लेमरू। और बादल खोल तमोर पिंगला भी है, वो छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। एकमात्र सी वाला सही था। 51 को देखते हैं। अब यहाँ देखिए कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक बार फिर से स्टेटमेंट आ गया। इसमें कहा जा रहा है पहले वाले में कि इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया द एक्सटेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है उनका विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 1982 द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान हैज़ बीन इशू। पहली बार इसको इशू किया गया था, समय था 1982 का। अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क लोकेटेड इन तमिलनाडु इज आल्सो नोन एज टॉप स्लिप। इसको टॉप स्लिप के नाम से, अभी पीछे आपको बताया तो वही चीज़ है, टॉप स्लिप के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप इसमें देखें और बताएं कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने पूरा देखा और 51 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला। दूसरा और तीसरा जो है वो इसमें स्टेटमेंट अगर आप देखें तो सही है। ठीक, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है उसमें समस्या है। असल में भारत में वनों का विस्तार अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, उनका जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा है, तो वो चीज़ इसमें गलत दी है। इसके बाद 52 की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इंडियाज़ नॉर्दर्न मोस्ट रामसर साइट जो है वो वूलर लेक है। ईस्टर्न मोस्ट जो है रामसर साइट वो रुद्र सागर लेक है।
वेस्टर्न मोस्ट जो है वो नल सरोवर है, जबकि साउदर्न मोस्ट जो है वो अष्टमुदी लेक है, ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें रामसर स्थल जो सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी ऐसे करके दिए हुए हैं। बताइए गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 52, करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। यहाँ जो ईस्टर्न मोस्ट दिया है वही गलत है। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? लोकटक है। मणिपुर की जो किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क है, लोकटक लेक है, वो इसमें सबसे पूर्वी है, सबसे पूर्व दिशा में पाया जाने वाला रामसर स्थल है। इसके बाद 53वें को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क कम अंडर द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आने वाला नेशनल पार्क इसमें से कौन कौन सा है? तो देखिए काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। इसमें बांदीपुर नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, अंसी है और कुद्रेमुख है। देखिए और बताइए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से आते हैं। कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आमतौर पे एक बृहद क्षेत्र होता है, जिसके कि केंद्र में ज़्यादातर ये देखा जाता है और हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई नेशनल पार्क ज़रूर होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो इसमें आप देखें और बताएं। तो 53 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें तीसरा और चौथा मतलब अंसी और कुद्रेमुख ये इसमें आते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 नेशनल पार्क हैं और ये आपने देखा। और माफ कीजिएगा, इसमें अंसी और कुद्रेमुख को बाहर कर देते हैं, यानी ये इसमें नहीं आते हैं। बांदीपुर और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये 2 जो नेशनल पार्क हैं ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसमें जो बांदीपुर है वो आपका कर्नाटक में पड़ेगा और कर्नाटक का ही है नागरहोले, जिसे कि राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो राजीव गांधी के नाम से दिया है, नागरहोले के नाम से रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये दोनों इसमें आते हैं, बाकी दोनों जो है वो इससे बाहर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। 54 में कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ मीडियम डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट इन देम। ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को आधार बना के कहा गया है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। आंध्र है, गुजरात है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। मध्यम सघन वन के क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ज़्यादा वाले को पहले रखेंगे, सबसे कम वाले को बाद में रखेंगे। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब इसमें ऑर्डर देख लीजिए, ये दिया हुआ है और करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं चौथे को पहले रखेंगे। मतलब ये है कि आंध्र में जो अत्यंत सघन वन है उनका 213, 0 से लेकर 213, गुजरात में है 0 से लेकर 169, महाराष्ट्र में है 0 से लेकर 90 और उड़ीसा में कितना है, मतलब अति सघन वन का जो रेशियो है वो अगर आप देखें तो आंध्र में, गुजरात में और महाराष्ट्र में ये 0 है, इसीलिए इसके लिए 0 का आंकड़ा रखा गया है। और आंध्र में जो मध्यम सघन वन है उनका आंकड़ा सबसे ज़्यादा है, 213, ये उनके लिए रेशियो पाया जाता है। गुजरात में अगर आप देखें तो 169 है अति सघन वनों का, महाराष्ट्र में जो है वो 90 है, उड़ीसा में 81 और 94 का अनुपात है दोनों में, मतलब अति सघन वन और मध्यम सघन वन में। जबकि पश्चिम बंगाल में 994 और 692 का है। अंडमान निकोबार में अगर देखें तो 399, 168 का है। ऐसे कुछ हम ISFR की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे अरेंज करते हैं। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट इसमें दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि सही क्रम का चयन करिए, बताइए सही क्रम कौन सा है। मैंग्रोव आवरण के घटते क्रम में आपको इसको अरेंज करना है क्षेत्रफल के आधार पे। तो कर्नाटक, गोवा, ओडिशा, केरल ये इसमें अरेंजमेंट दिया है, अलग अलग ढंग से राज्यों को व्यवस्थित किया है। और 55 जो आप देख रहे हैं इसका परफेक्ट अरेंजमेंट होगा बी वाला, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक और केरला। ठीक है, मतलब वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से 9 राज्यों और 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ मैंग्रोव आवरण या मैंग्रोव का जो पूरा एरिया है वो मौजूद है। सबसे कम पूरा जो टोटल एरिया है उसमें सबसे बड़ा जो है वो पश्चिम बंगाल है क्षेत्रफल के लिहाज से। उसके बाद गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर आंध्र है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है, फिर तमिलनाडु है। इसी क्रम में गोवा, कर्नाटक, केरल, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, फिर पुडुचेरी लास्ट में। ऐसे करके इसको अरेंज करना था। तो बी वाला जो क्रम है वो सही है। ठीक, प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। अब इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको जो ISFR रिपोर्ट है उसी के आधार पे बताना है। तो टोटल मैंग्रोव कवर जो है उसका पूरा विस्तार है 4992 स्क्वायर किलोमीटर। 17 स्क्वायर किलोमीटर यानी 17 वर्ग किलोमीटर जो है ये वृद्धि हुई है 2019 से इस बार की तुलना में, यानी 2021 में 2 साल में इतना बढ़ा है। डिक्रीज इन मैंग्रोव ओनली इन गोवा एज कम्पेयर टू 2019। मैंग्रोव के क्षेत्रफल में गिरावट देखी गई है केवल गोवा में 2019 की तुलना में। और वनली साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे 41.74% मैंग्रोव कवर ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे देश भर का करीब 41.74% मैंग्रोव कवर अकेले पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में मौजूद है। अब आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 56 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी होना चाहिए। गोवा में कमी नहीं दर्ज की गई है। ये असल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात में देखी गई है। 2019 की तुलना में केवल गुजरात में मैंग्रोव में कमी देखी गई, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो ठीक है।
प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। 57 में आपसे फिर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के हिसाब से देखना है। तो नागालैंड में है, मणिपुर में है, मेघालय में है कि अरुणाचल में है, सब पूर्वोत्तर वाले दिए हुए हैं। तो 57 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाना चाहिए। नागालैंड में सबसे कम, यहाँ लोवेस्ट पूछा है, गिरावट देखी गई है। नागालैंड में अगर देखा जाए तो कितना है, ये काफ़ी कम है। बाकी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो मिजोरम में है, मतलब 84.53%। अरुणाचल में जो है वो 79.33% है। मेघालय में जो है वो 76 है। उसके बाद उससे भी कम है मणिपुर में, और सबसे कम है नागालैंड में। प्रश्न संख्या 58 को देखिए। अब इसमें पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। मतलब दो कथन दिए हैं, गलत की तलाश आपको करनी है। तो द फर्स्ट सेव द टाइगर कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड वॉज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द ईयर 2008 एट सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। इसका जो वेन्यू है वो दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। और साथ में कहा गया कि द रेड डाटा बुक फॉर इंडियन फ्लोरा इज पब्लिश बाई बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो भारतीय वनस्पतियां हैं उनके लिए रेड डाटा बुक का प्रकाशन बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। तो ये दो बातें इसमें कही गई हैं। गलत की तलाश आपको करनी है, ये है 58, और 58 का जो राइट आंसर है वो इसमें पहला वाला हो जाएगा, मतलब ए वाले को चुन लेते हैं। गलत कौन सा है, ये सेंट पीटर्सबर्ग वाला जो इसमें दिया है। 2010 में हुआ था ना ये बाघ सम्मेलन, जो है बाघ बचाओ सम्मेलन, ये 2010 में होता है, ना कि 2008 में। तो यहाँ जो तारीख है वही गलत, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। अब यहाँ फिर से स्टेटमेंट है 3। तो पहले वाले में कहा गया कि डॉक्टर वोलकर की सिफारिश थी कि भारत में पहली बार वन नीति तैयार की जाए, और ये तैयार होकर आई 1894 में। मतलब पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया के लिए तैयार होती है वो 1894 में होती है। रिकमेंडेशन थी डॉक्टर वोलकर की। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रिपेयर्ड ऑन 12 मई 1952। स्वतंत्र भारत की तैयार की गई थी, उसकी तारीख आप देख रहे हैं। ऑन February 7, 2003 द नोटिफिकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट कमीशन वाज इशूड। अब ये अधिसूचना जारी की गई थी, उसकी भी तारीख दी है। तो ये सारी जो डेट दी है उनको ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए। इसमें सभी सही हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है सभी परफेक्ट है, और इसीलिए हम पहला दूसरा तीसरा सबको ले लेते हैं। तो ये तारीख है आपके काम की। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। अब यहाँ देखें, कहा गया कि जो यहाँ कथन दिए हैं मतलब मिलान किया हुआ है असल में, तो उसमें से सही कौन सा है। तो विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड में पड़ता है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। बेसल कन्वेंशन का जो क्षेत्र है वो बेसल है, जो कि स्विट्जरलैंड में है असल में। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, अर्थात स्विट्जरलैंड में। तो ये सब स्विट्जरलैंड में है, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 60 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाना चाहिए। पहला दूसरा तो ठीक दिया है, लेकिन ये जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का दिया है ना, तो इसकी स्थापना होती है 1922 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैम्ब्रिज में पड़ता है, यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम। बाकी सब सही है। 1961 में स्थापित होता है विश्व वन्यजीव कोष, और इसका ग्लैंड में है। बेसल कन्वेंशन तो आप देख ही रहे हैं, ये 1989 का है। इसके बाद 61 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप 4 स्टेट्स दैट हैव रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज पर द रिसेंट अपडेट्स। अब आप ये बताइए कि कौन सा राज्य उन शीर्ष 4 राज्यों में नहीं आता है जिन्होंने कि हाल की अपडेट के हिसाब से, मतलब जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है। मतलब उसमें जो शामिल ना हो वो आपको चुनना है। तो यहाँ कुल 4 राज्यों के नाम दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और 61वां जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें से देख लीजिए, पहले बी वाला हो जाएगा। झारखंड को आप इससे बाहर कर दीजिए, झारखंड इसमें नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। मतलब वनावरण में वृद्धि देखी गई है कुल 1540 स्क्वायर किलोमीटर। ये 2021 की रिपोर्ट है, और उसमें टॉप 5 में आंध्र पहले नंबर पर है, उसके बाद है तेलंगाना, उसके बाद है ओडिशा, फिर है कर्नाटक, और 5वें नंबर पर है झारखंड। तो ये 5वें मतलब 4 में नहीं आता है, ये बताना था, तो झारखंड को बाहर कर दिया। टॉप 5 पूछता तो उसमें झारखंड भी शामिल हो जाता। 62वें को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एज पर द रिसेंट डाटा इन टर्म ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्री कवर इज इन पुडुचेरी। सबसे ज़्यादा जो बड़ा एरिया है, मतलब मैक्सिमम एरिया है ट्री कवर का, वो पुडुचेरी में है। द लोवेस्ट एरिया ऑफ ट्री कवर इज इन लद्दाख। द मैक्सिमम एरिया ऑफ बुशेस इज इन जम्मू कश्मीर। झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं क्षेत्रफल के हिसाब से? जम्मू कश्मीर में। और द मैक्सिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इज इन जम्मू कश्मीर। चंडीगढ़ हैज़ द लोवेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर। ये सारी बातें यहाँ पर कुल मिलाकर 5 अलग अलग वाक्यों में कही गई। अब आप ये बताएं कि ये जो आंकड़े दिए हुए हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में, इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं। 62वां जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मतलब इसमें यह है कि तीसरा, चौथा और 5वां सही है। तीसरा सही है, चौथा सही है,
और 5वां सही है, लेकिन पहला दूसरा इसमें गलत है। अब गलत क्यों है? सबसे अधिक जो वृक्षावरण का क्षेत्रफल है, मतलब फॉरेस्ट कवर का, माफ कीजिएगा, ट्री कवर का जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर में है, ये स्क्वायर किलोमीटर में नाप रहे हैं। और सबसे कम कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में है। अब यहाँ ये दोनों ही गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं जो कि है 63वां। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद द इंस्टॉल कैपेसिटी द कंपोजिशन ऑफ बायो पावर, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एज पर द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डाटा 2022। ये जो ऊर्जा मतलब ऊर्जा सांख्यिकी डाटा है 2022 का लेटेस्ट वाला, उसके हिसाब से जैव विद्युत, बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा इत्यादि बनाने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? इस क्षमता में किसका पहला स्थान है, ये बताइए। तो 63वां जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र का इसमें पहला स्थान है। वैसे अगर देखें तो महाराष्ट्र के बाद दूसरा जो पोजीशन है वो हमारा यानी उत्तर प्रदेश का है, और तीसरे स्थान पे है कर्नाटक, चौथे स्थान पे है तमिलनाडु। इसके बाद 64वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपसे चुनने के लिए कहा गया, वही ऊर्जा सांख्यिकी डाटा को ही आधार बनाया गया है। तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डाटा 2022 जो है उसके हिसाब से देखिए, महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ कोल। ये आप देखें, मतलब कोयले की स्थापित क्षमता के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर, और गुजरात रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी माने थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल, इन सबको मिलाकर टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी होती है उसमें गुजरात का पहला स्थान है। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। ये 3 अच्छे वाले स्टेटमेंट है और ये लेटेस्ट मतलब एक तरह से करंट अफेयर है, तो इसमें आपको देखना है। और 64 जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। सही कौन सा है? पहला और दूसरा सही है, जिसमें कि आपको महाराष्ट्र को पहले नंबर पर बताया गया है। लेकिन तीसरे वाले में समस्या क्या है? तो तीसरा वाला जो है उसे अगर आप देखें तो कुल जो ऊर्जा की मात्रा है, इसमें तापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, पनबिजली से उत्पन्न ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, इसमें महाराष्ट्र ही पहले स्थान पे, ठीक है, महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। गुजरात का इसमें दूसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है, और हाँ, इस मामले में हम लोग जो है यानी यूपी वो चौथे स्थान पे। तो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए एज पर द लेटेस्ट एनर्जी डाटा। तो एनर्जी डाटा को आधार बना के इसमें बताया गया कि टॉप 2 स्टेट्स इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट। इस मामले में जो टॉप 2 स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? आंध्र है और तेलंगाना। इसके बाद टॉप 2 स्टेट इन टर्म ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ विंड पावर, इसमें तमिलनाडु और गुजरात हैं क्रम से। और टॉप 2 स्टेट्स इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ डीजल, इस मामले में तमिलनाडु और केरल है। तो यहाँ टॉप 2 दिया हुआ है, आमतौर पे टॉप 3 होता है लेकिन टॉप 2 दिया है। इसमें से गलत की तलाश आपको करनी है। यह है 65वां प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, केवल पहला इसमें गलत है, जिसमें कहा गया कि अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की जो स्थापित क्षमता है उसके मामले में जो शीर्ष 2 राज्य हैं वो आंध्र और तेलंगाना है, जबकि इसमें सबसे ऊपर है दिल्ली, उसके बाद नंबर आता है आंध्र का, फिर नंबर आता है तेलंगाना का, और चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो ये गलत दिया है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है इन कॉन्टेक्स्ट विद एनर्जी स्टैटिस्टिक डाटा। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें इन कॉन्टेक्स्ट विद द एनर्जी स्टैटिस्टिक डाटा जो 2022 का है उसी के आधार पर पूछा गया है। तो विश्व स्तर पर भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से चौथे स्थान पे, ग्लोबली इंडिया की जो रैंक है वो 4th है इन टर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। और जो बी वाला स्टेटमेंट है वो कहता है कि ग्लोबली इंडिया रैंक 6th इन टर्म ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी, जो पवन ऊर्जा है उसके मामले में हम 6वें स्थान पे हैं। और पूरे विश्व में 5वां स्थान है हमारा सोलर पावर कैपेसिटी के मामले में, जबकि डी वाले में कहा गया कि हमारी जो 10th रैंक है वो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में देखी जाती है। तो ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। बी को हमने इसलिए चुना क्योंकि ग्लोबली जो यहाँ पे इंडिया की रैंक दी हुई है विंड एनर्जी कैपेसिटी के मामले में वो गलत है। हम इस मामले में चौथे स्थान पे, अक्षय ऊर्जा की क्षमता और पवन ऊर्जा की क्षमता दोनों के मामले में हम चौथे स्थान पर हैं पूरी दुनिया में, और यहाँ पर दिया हुआ है 6वां। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी जितनी भी हैं वो सब सही है। तो रैंक आपको मालूम होनी चाहिए कि भारत की रैंक अलग अलग जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनके मामले में कितनी है। अब इसके बाद जो 67वां प्रश्न है 67, उसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि COP26 जो है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26, इसमें भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी घोषणाएं की गई थी उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है स्टेटमेंट। गलत कौन सा है वो आपको बताना है।
तो इसमें कहा गया कि 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना, मतलब नॉन फॉसिल एनर्जी जो है उसकी कैपेसिटी को डेवलप करना, और उसका जो टारगेट है वो 2030 तक का है। इसके बाद 2030 तक ही अपनी आवश्यकताओं, मतलब जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनका 50% अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करना, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे प्राप्त करना। और अब से लेकर 2030 तक, यानी जब ये प्रतिज्ञा की जाती है उसके बाद 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी ले आना। ठीक है, मतलब जो टोटल कार्बन इमिशन है उसमें 1 बिलियन टन की कमी ले आना, ये इसमें लक्ष्य था। इसके अलावा अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन बाय 2070। अब आप ये बताइए कि ये सारे जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26 में भारत के द्वारा इसमें से घोषणाएं जो की गई थी उसमें से गलत कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 67 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ऊपर वाला ही गलत है जिसमें कि ये टारगेट दिया हुआ है। असल में 2030 तक 500 गीगावाट, यहाँ पे 1000 देकर कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। 500 गीगावाट जो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है उसको स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। तो नॉन फॉसिल एनर्जी का जो यहाँ अमाउंट है वो ज़्यादा दे दिया है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो 22 मार्च को, अब इसमें देखिए अलग अलग दिवसों के नाम दिए हैं। 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वेटलैंड डे, वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल को, और मनाते हैं 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, यानी विश्व जैव विविधता दिवस, उसकी तारीख होती है 22 मई। इसके बाद 11 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब ये सारे जो दिवस हैं वो दिए हुए हैं। अब इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को तो आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका 68वें का हो जाएगा, सी वाला। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी तो सही है, लेकिन 5वें वाले में समस्या है। ये जो 5वां है ना ये ठीक नहीं है और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। असल में विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, न कि 11 दिसंबर को। यहाँ जो तारीख है वो 14 नवंबर की होनी चाहिए। 11 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, ठीक है, माउंटेन डे मनाया जाता है उस दिन। इसके बाद प्रश्न संख्या 69 पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, और यहाँ पर ISFR रिपोर्ट जो 2021 की है उसी को आधार बनाना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि द टोटल बम्बू बियरिंग एरिया ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 15.0 मिलियन हेक्टेयर। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज ऑफ 1.06 मिलियन हेक्टेयर इन टोटल बम्बू बियरिंग एरिया इन द कंट्री एज कम्पेयर टू 2019। 2019 की तुलना में इतनी गिरावट देखने के लिए मिली 1.06 बिलियन हेक्टेयर की। और सी वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया, यहाँ आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट बम्बू बियरिंग एरिया। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा बांस आच्छादित क्षेत्र है, और अरुणाचल जो है ये हाईएस्ट इंक्रीज बम्बू बियरिंग एरिया में किया हुआ है हाल फिलहाल में। मतलब 2019 से लेकर 2021 में सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज देखने के लिए मिला है, ग्रोथ देखने के लिए मिली है, वो अरुणाचल में देखने के लिए मिली। अब आप ये बताइए कि गलत कौन सा है। यहाँ पे बम्बू बियरिंग एरिया यानी जो बांस आच्छादित क्षेत्र है उनके संबंध में चर्चा हो रही है। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। अरुणाचल में ये ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिली है। सबसे ज़्यादा जो बांस आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि देखने के लिए मिली है वो मिजोरम में है, ठीक है। मिजोरम में कितनी है, 1085 वर्ग किलोमीटर। बाकी अरुणाचल में उससे कम है, तुलनात्मक रूप से कम है। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम की है, इसीलिए जो इसका डी वाला ऑप्शन है वो गलत है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सही है। प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 5 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल मैंग्रोव डे मनाते हैं, 3 मार्च को मनाते हैं वाइल्ड लाइफ डे, 21 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे, और 26 जुलाई को मनाते हैं जीरो इमिशन डे। आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 70 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो यहाँ पे दिया हुआ है यही एकमात्र इसमें ठीक है। बाकी 5 दिसंबर को हम लोग सॉइल डे मनाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है मैंग्रोव डे, तो वो गलत है। 21 सितंबर को मनाते हैं जीरो इमिशन डे, और 26 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल मैंग्रोव डे। तो उस हिसाब से बाकी तारीखें जो है वो ठीक नहीं दी है। 71 की तरफ चलते हैं। 71 में कहा गया कि तमिलनाडु हैज़ रिसेंटली अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कडुवोर स्लेंडर, ठीक है, कडुवोर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। ये स्लेंडर लोरिस सेंचुरी है असल में, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 11,806 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। मतलब राज्य में 2 जिलों में ये फैला हुआ है, इसका पूरा एरिया आपको दे दिया। और अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब इसका अप्रूवल मिलता है। तो आपको ये बताना है कि कौन से 2 जिलों में ये फैला हुआ है। मतलब तमिलनाडु जो है वो हाल फिलहाल में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो हमारा सबसे पुराना वाला है 1972 का, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना को मंजूरी देता है। ये कडुवोर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य है, इसका नाम भी आप याद रखेंगे और इसका विस्तार भी याद रखेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बताना है कि कौन से 2 जिलों में इसका विस्तार दिखाई देता है। तो यहाँ तमिलनाडु के जिलों का नाम दिया हुआ है। अब इसमें आप बताइए
तो देखिए 71 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये कुरूर जिला है और डिंडीगुल है। ठीक, दो जिले हैं, कौन कौन सा है? ये कुरूर है और डिंडीगुल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11,806 हेक्टेयर की जमीन में ये फैला हुआ है, तो काफ़ी विस्तृत है। और इसके बाद 72 में आपसे पूछ लिया गया कि स्टेटमेंट जो दिया है उसमें से करेक्ट कौन सा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ कंट्रीज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि रिसेंटली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू टाइगर रिजर्व दुर्गावती इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को तो आपने देखा, 72 आप देख रहे हैं, और 72 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। बी को चुनने का मतलब ये है कि जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन पहले वाले में समस्या है। मतलब ये है कि ये नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने की जो घोषणा हुई है ये अंडमान निकोबार में नहीं बल्कि लद्दाख में की गई है। यहाँ जो जगह दी है ना, अंडमान निकोबार नहीं होना चाहिए, लद्दाख होना चाहिए, इसलिए हमने बी को चुना। अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 73, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो मृतजीवी जैव अपघटक यानी saprophyte biodecomposers are helpful in exerting essential substances from dead animal or plant। तो मृतजीवी जैव अपघटक जो होते हैं वो पौधों से या जो मृत जानवर होते हैं, मृत अवशेष होते हैं, उनसे आवश्यक पदार्थों को निकालने में सहायक होते हैं। कार्बन इज फाउंड इन बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। और रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द फास्फोरस साइकिल इज नेग्लिजिबल बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। मतलब फास्फोरस का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर का रोल उसमें नेग्लिजिबल होता है, ऐसा दिया हुआ है। मतलब फास्फोरस साइकिल में एटमॉस्फेयर कोई रोल प्ले नहीं करता है। आप ये बताइए सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, और 73 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ये तीनों ही सही हैं, तीनों बातें जो हैं वो ठीक कही गई हैं। फास्फोरस साइकिल जो होता है उसमें एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि जो मृतजीवी जैव अपघटक होते हैं वो आवश्यक पदार्थों को, जो मृत अवशेष होते हैं उनके शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, और इसमें कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो प्लांट सच एज ड्रोसेरा एंड ब्लैडरवार्ट, ठीक है, ये 2 पौधों के नाम है, ड्रोसेरा है और ब्लैडरवार्ट है। मेनली ग्रो एट प्लेसेस वेयर नाइट्रोजन डिफिशियंसी इज फाउंड। ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन का मृदा में अभाव होता है। और सनलाइट, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा लिमिट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। किसी भी जलीय पारितंत्र में उसकी प्रोडक्टिविटी को नियंत्रित करने का काम वहाँ पे सूर्य की रोशनी कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, टेम्परेचर कितना है, इन सब कारकों पर निर्भर करता है। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, और 74 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों ही कथन जो है ना वो एकदम ठीक है। और नाइट्रोजन का अभाव जब मिट्टी में होता है तो पौधे मांसाहारी हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े छोटे मोटे कीट पतंगों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इसके बाद 75 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि जो स्टेटमेंट दिए उसमें से सही कौन सा है बताइए। तो इन मोस्ट ऑफ द कोल माइंस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड एयर देयर इज अ फायरस एक्सप्लोजन, हेंस दिस गैस इज आल्सो कॉल्ड फायर डैम्प। फायर डैम्प भी इस गैस को कहा जाता है क्योंकि मीथेन और वायु का जब मिश्रण होता है, मतलब दोनों आपस में मिलते हैं, तो भयंकर विस्फोट उत्पन्न होता है। और ऐसा कहाँ पे अक्सर देखने के लिए मिलता है, जो कोल माइन होती है, कोयले की खदान में धमाके की घटना आपने सुनी होगी। और उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियोन और फोरेट प्रोफेनोफोस, इसके अलावा ट्राइजोफोस, ये सब क्या है, ये केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में किया जाता है। और ये रोडेंटिसाइड के तौर पर यानी कृंतकनाशी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कुतुरने वाले जीवों को मारने का काम करते हैं। आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, 75 पूरा देख रहे हैं आप, केवल पहला वाला सही है। ये फायर डैम्प वाला जो यहाँ डिफिनीशन दिया है और कारण बताया है वो एकदम पक्का है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो गड़बड़ है। कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियोन, ये सब मिला के पीड़कनाशी बनाया जाता है, यानी जो पीड़कनाशी औषधियाँ होती हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो इसके माध्यम से तैयार होते हैं, कृषि क्षेत्र में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो कृंतकनाशी दिया हुआ है वो गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 76वां। इसमें कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो एज कंपेयर टू द लास्ट असेसमेंट ऑफ 2019 द कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज बाई 79.4 बिलियन टन। 2019 के आकलन की तुलना में इतना बढ़ गया है, 79.4 बिलियन टन, मिलियन टन असल में, माफ कीजिएगा। और मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट कार्बन स्टॉक एज पर द रिसेंट डाटा। सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक जो है वो मध्य प्रदेश के पास है। जम्मू कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक एज पर द रिसेंट डाटा। यहाँ हाईएस्ट अलग अलग मामलों में दिया हुआ है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट कार्बन स्टॉक एज पर द रिसेंट डाटा। मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन का संकलन कौन करता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट करते हैं, ऐसा दिया हुआ है। अब आप ये बताएंगे कि ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से गलत कहाँ पर है।
गलती कोई एक स्टेटमेंट में है और वो आपका बी वाला है। देखिए इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट कार्बन स्टॉक पर एज पर द रिसेंट डाटा, जबकि सबसे जो बड़ा कार्बन स्टॉक है अगर देखा जाए तो इसमें अरुणाचल के पास जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। यहाँ हाईएस्ट दिया हुआ है तो अरुणाचल होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं था, तो इसलिए हमने इसे गलत कर दिया। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। बाकी जो बातें हैं वो ठीक है। प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो द प्लांट्स ग्रोथ, यहाँ देखें आप, द प्लांट ग्रुप्स कंसिस्टिंग, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, कंसिस्टिंग फंगी एंड एल्गी इज कॉल्ड लाइकेन। मतलब ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें कि फंगी और एल्गी का आपस में संयोजन होता है उसको हम कहते हैं लाइकेन, दोनों का मिला जुला रूप होता है। डीजल इंजन इमिट मेनली 4 टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, पर्टिकुलेट मैटर है और साथ में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। ये सारे जो पॉल्यूटेंट हैं वो डीजल इंजन से रिलीज होते हैं। और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑब्टेन इन एविडेंस फ्रॉम द हाई थर्मल कंबस्टन ऑफ डीजल। मतलब जब उच्च तापीय दहन डीजल का किया जाता है, मतलब उच्च तापीय दहन डीजल का करते हैं तो उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। ये 3 स्टेटमेंट आपने देखे, 3 अलग अलग प्रकार के कथन हैं और 77वां जो आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, जितनी चीज़ें हैं वो सभी के सभी सही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। इसमें कहा गया है कि उच्च तापीय दहन किया जाता है, मतलब जब आप हाई थर्मल कंबस्टन करते हैं डीजल का तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं। जबकि निम्न तापीय दहन जब हम करते हैं, निम्न तापीय दहन करते हैं तब जाकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अधूरा जब ईंधन जलता है ना, आधा अधूरा, तो उससे इस प्रकार की गैसें, जो हानिकारक गैसें हैं वो ज़्यादा रिलीज होती हैं और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो इसमें गलत है। गलत की तलाश हमें करनी थी तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, ओनली थर्ड। गलत की तलाश कर रहे थे ना, बाकी दोनों सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो टाइगर रिजर्व है उनको अरेंज करिए साउथ से नॉर्थ में। अब यहाँ पे आप मैप बना के अगर इसे समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें दिया हुआ है परम्बिकुलम, पेरियार, सत्यमंगलम और नागरहोले, उन्हीं को आगे पीछे करके अरेंज किया गया है। अगर आप इनकी स्टेट जानते हैं, राज्य जानते हैं, तो आप आराम से व्यवस्थित कर लेंगे। और 78 जो है इसका परफेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा इसमें से। सी वाला देखिए, सी वाले के हिसाब से कर लेंगे तो सबसे पहले आएगा पेरियार। यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है तो सबसे दक्षिणी कौन सा है? पेरियार है, जो कि केरल में है। परम्बिकुलम भी आपका केरल में ही है तो इसलिए पहचानना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल है। उसके बाद है सत्यमंगलम, ठीक है, सत्यमंगलम आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। और नागरहोले जो है वो कर्नाटक में है, राजीव गांधी इसका नाम है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे हमें अरेंज करना था। सबसे दक्षिण वाला जो है वो पेरियार है और सबसे उत्तर वाला इसमें नागरहोले। इसके बाद 79 की ओर चलते हैं और इसमें फिर से वही अरेंज करके दिया हुआ है। अब इसमें पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करके आपको बताना है। तो यहाँ बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व दे रखे हैं, बेतला है, बांधवगढ़ है, वन विहार है और डायनासोर फॉसिल्स है। बताइए इनका जो परफेक्ट अरेंजमेंट है वो कौन सा होगा? तो 79 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। बेतला जो है वो सबसे पूरब में है, उसके बाद थोड़ा सा पश्चिम में है बांधवगढ़ और बेतला। ये आप देख रहे हैं इसमें जो अधिकतर है वो तो मध्य प्रदेश वाले हैं। बेतला अकेले झारखंड में है, ठीक। तो बेतला जो है वो सबसे पूरब में है, वो झारखंड वाला हो गया। बाकी बांधवगढ़, वन विहार और डायनासोर फॉसिल ये तीनों मध्य प्रदेश के हैं। ये क्रमशः अगर रखें तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो सही दिखाई देता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये ISFR रिपोर्ट 2021 को आधार बना के दिया हुआ है। तो इसमें देखें आप, द टोटल नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज 140। हिल डिस्ट्रिक्ट्स जो इंडिया में है वो कितने हैं? 140 हैं। पर्वतीय जिलों की बात हो रही है। और टोटल नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट्स इज हाईएस्ट इन जम्मू कश्मीर। अगर यूनियन टेरिटरी में देखें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पर्वतीय जिले हैं वो पाए जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज 218, मतलब 218 जो है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन टर्म ऑफ स्टेट अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा जो जनजातीय जिले हैं वो कहाँ पे हैं? आदिवासी जिले जो हैं वो अरुणाचल में पाए जाते हैं, ऐसा दिया हुआ है। अब आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है? कोई एक गलत है और वो डी वाला है, ठीक है। डी वाले को हम बाहर कर देते हैं। असल में देखिए, आदिवासी जिलों की जो कुल संख्या है वो है 218। 26 राज्यों में मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा है। कितने हैं? तो कुल मिलाकर 24। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, न कि अरुणाचल में। प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। इसमें आपको इनकरेक्ट जो ऑप्शन है उसको चुनकर बाहर करना है। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईयर 1947।
मतलब यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी जो ISI है, ISI हॉलमार्क आप देखते हैं ना, तो उसको सबसे पहले स्थापित किया गया था 1947 में, पहली बार वो अस्तित्व में आया। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वॉज एस्टैब्लिश इन ईयर 1982। द मार्क ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन is the main standard mark awarded by the Bureau of Indian Standards. EG mark is a quality certification mark issued by Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, established in 1935. इसकी स्थापना कब होती है? 1935 में होती है। ये EG मार्क की बात हो रही है। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा और 81 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। यहाँ देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो दिया है ये 1986 में स्थापित होता है, ना कि 82 में। यहाँ पे 86 होना चाहिए था, 82 नहीं। बाकी जो बातें हैं वो ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 82 में प्रश्न में देखिए गलत विकल्प आपको खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो इंडियाज फर्स्ट रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन आर्कटिक इज दक्षिण गंगोत्री। इट वॉज एस्टैब्लिश इन ईयर 1983। यहाँ जो नाम दिया है वो आप देखिएगा और समय दिया है वो देखिएगा। इंडियाज सेकेंड रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन अंटार्कटिक इज मैत्री, और ये जो है ये इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1989 में। इसका नाम है मैत्री। और तीसरा वाला जो है इसमें कहा गया कि इंडियाज थर्ड रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन आर्कटिक, अंटार्कटिक असल में, माफ़ कीजिएगा, ये सभी जो है ये अंटार्कटिक के ही क्षेत्र की बात हो रही है। तो अंटार्कटिक में जो तीसरा स्थापित किया जाता है रिसर्च सेंटर भारत का वो है भारती, और स्थापित किया जाता है 2012 में। दूसरा वाला था मैत्री अंटार्कटिक का, ये 1989 का है। और दक्षिण गंगोत्री जो है वो पहला है, ऐसा बताया गया। इसमें गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो प्रश्न को आपने पूरा देखा। अंटार्कटिक क्षेत्र में ये जो रिसर्च सेंटर है इन पर ध्यान दीजिएगा। और 82 जो है इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी वाला। इसमें से कोई भी गलत नहीं, कोई भी जो ऑप्शन है वो गलत नहीं है, सब के सब सही है। नॉन ऑफ दीज को हम इसीलिए चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 83 को हल कर लेते हैं, जिसमें कहा गया कि सही विकल्प कौन सा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 5 जून 1980, और इसका जो वेन्यू है, इसकी जो लोकेशन है वो नई दिल्ली है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है जोधपुर राजस्थान में 1959 में। और एजेंडा 21 कॉन्सर्न विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21 का जो मूल आधार है वो क्या है? सतत विकास है। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 83 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये तीनों ही सही है, तीनों इन्फॉर्मेशन जो है वो एकदम पक्की है और आपके काम की। 84 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कहा गया कि टेलर अवार्ड जो है, टाइलर अवार्ड असल में ये पुरस्कार, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1987 में की गई थी। टाइलर अवार्ड को एस्टैब्लिश करने वाली संस्था और समय दिया है। ग्लोबल 500 इज गिवन फॉर द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजी, यहाँ ये दिया है। और राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ये अवार्डेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट फॉर द स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। कौन सा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। 84 को देखिए और बताइए। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों गलत है। टाइलर अवार्ड वाला भी गलत दिया है और ग्लोबल 500 जो दिया है यहाँ आप देख रहे हैं। ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं पहले, पहला और दूसरा, गलत की तलाश करनी थी। देखिए ग्लोबल 500 जो है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और ये 1987 से शुरू किया गया है। पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। मतलब ये है कि ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोलॉजी के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि इन्वायरमेंटल इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इम्यूनिटी होना चाहिए था, तो शब्दों पर आपको ध्यान देना है। बाकी जितने हैं वो सभी ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पर टाइलर अवार्ड वाला भी देख लीजिए। टाइलर अवार्ड जो है वो पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ दी हुई हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और 1987 में इसको स्थापित किया गया था। इसकी जो डेट है वो भी गलत दी है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है, सिर्फ तीसरा वाला सही है। प्रश्न संख्या 85 में पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो बोरलॉग अवार्ड जो है वो कृषि के क्षेत्र में स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो था ये 1985 में मेघा पाटकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और वह रेट जिस पर कि कोई इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है या जैव तंत्र ऊर्जा है वह श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा को छोड़कर संग्रहित करता है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। मतलब द रेट एट विच एन इकोसिस्टम या बायोसिस्टम स्टोर एनर्जी एक्सक्लूडिंग एनर्जी यूज इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ एनपीपी की डिफिनीशन दी है। अब इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। देखिए 85 जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ए वाला। कोई भी जो है वो गलत नहीं है। नॉन ऑफ दीज को चुनने का मतलब ये होगा कि सभी जो है वो सही हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं, चीज़ें ठीक हैं। प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो ओजोन इज फॉर्म इन स्ट्रेटोस्फियर मेनली बाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ्स बायोस्फीयर फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन. Topmost layer of atmosphere is called troposphere. The level of ozone layer in the stratosphere is naturally regulated by nitrogen oxide. अब ये सारी बातें इसमें कही गई हैं. आप ये बताइए कि गलत कौन सा है. तो प्रश्न संख्या 86 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा. गलत कौन सा स्टेटमेंट है? ये वाला जिसमें कहा गया है कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर. ये सबसे नीचे वाली होती है, मतलब धरातल के सबसे करीब जो एटमॉस्फेयर की लेयर पाई जाती है वो होती है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल. उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर और बाकी जो लेयर हैं वो पाई जाती हैं. तो जितनी भी मौसम संबंधी एक्टिविटी होती है वो सब इसी में संपन्न होती है. तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सब सही. प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं. इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर. ओजोन के क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा CFC ही उत्तरदायी है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैड बीन साइन इन ईयर 1987 टू प्रिवेंट द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर. और द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन September 16. अब ये सब दिया है. इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको चुनकर बाहर करना है. ये है 87 और 87 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा. इसमें से कुछ भी गलत नहीं है. जितनी चीज़ें कही गई हैं वो सभी की सभी सही हैं. यहाँ सारी बातें जो हैं वो परफेक्ट हैं. प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग गैसेज इन, यहाँ आप देखें, असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर एटमॉस्फियर. तो अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका एटमॉस्फेयर में कितना है उसी के आधार पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. नियॉन, हीलियम, मेथेन, यही 3 गैसों के नाम दिए हैं. अब इन्हें व्यवस्थित करिए. वायुमंडल में इनका योगदान कितना कितना है, मतलब कितना मात्रा में ये पाई जाती हैं सामान्य रूप से. तो प्रश्न संख्या 88 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाना चाहिए. इसमें अरेंज अगर करेंगे तो सबसे शुरुआत में हम किसको रखेंगे? मेथेन को रखेंगे, उसके बाद रखेंगे हीलियम को और सबसे पीछे रखेंगे नियॉन को. ऐसे अरेंज करेंगे. मतलब नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आप जानते ही हैं, 78.08 और ऑक्सीजन का अमाउंट होता है 20.95. उसके बाद ऑर्गन होती है 0.93, फिर CO2 होती है 0.038% के हिसाब से. और उसी क्रम में आगे चलते हैं तो नियॉन का जो अमाउंट होता है वो 0.0018% होता है, जबकि हीलियम का होता है 0.0005% और मीथेन का होता है और भी कम 0.00017%. तो वैसे इसको रखना था. प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं. इसमें कहा गया कि जो यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मतलब 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, उनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है. तो गोल नंबर 5 जो है उसमें कहा गया है कि नो पुअर्टी यानी गरीबी मिटाओ, गरीबी नहीं होनी चाहिए. जीरो हंगर का जो टारगेट है वो गोल 10 में है, मतलब लक्ष्य 10वें लक्ष्य में रखा गया है. जो 13वें नंबर का गोल है उसमें गुड हेल्थ और वेल बीइंग की बात की गई है. और जो चौथा गोल है उसमें क्वालिटी एजुकेशन पर बल दिया गया है कि 2030 तक हमें ये सब अचीव करना है. तो अब इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है. पूरे 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें कौन सा किस नंबर पे है ये मालूम होना चाहिए. और प्रश्न संख्या 89 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा. गोल नंबर 5 क्वालिटी एजुकेशन वाला सही दिया है, बाकी सब गड़बड़ है. इसमें 17 लक्ष्यों को आप देख लीजिए. पहला लक्ष्य जो है वो गरीबी की समाप्ति की बात करता है यानी नो पुअर्टी, और जीरो हंगर की बात करता है गोल नंबर 2. थर्ड जो है गोल वो वेल बीइंग की बात करता है, गुड हेल्थ की बात करता है. क्वालिटी एजुकेशन आपने 4 नंबर पे देख ही लिया. 5th नंबर पे जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात होती है गोल नंबर 10 में, और 13वां जो है वो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है. ये सारी बातें. अब इसके बाद प्रश्न संख्या 90 को देख लेते हैं जिसमें कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. अब इसमें रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2022. तो इंडेक्स पर ध्यान दीजिएगा. इसमें फिनलैंड का पहला स्थान है 2022 वाले में, डेनमार्क का दूसरा है, नॉर्वे का तीसरा है और भारत हमारा जो है वो 121वें स्थान पे है, यानी बहुत पीछे है. अब इसमें सही कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 90 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा. पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा भी सही है. हमारा जो स्थान है वो 121वां ही है. लेकिन इसमें अगर टॉप 5 को देखें तो फिनलैंड पहले स्थान पे, डेनमार्क दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे स्वीडन है, चौथे स्थान पर नॉर्वे है. नॉर्वे का जो रैंक है वो चौथा है. ऑस्ट्रिया जो है वो 5वें स्थान पे और हमारा है 121वां स्थान. प्रश्न संख्या 91. अब यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपको चुनना है. इन कॉन्टेक्स्ट विद सम इंपॉर्टेंट ईयर डिक्लेयर बाय यूनाइटेड नेशन. तो 2010 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है. 2011 यानी 2011 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट है. 2012 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन है. और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल जो है वो 2015 यानी 2015 को घोषित किया गया था. अब आप ये बताइए कि इसमें एक गलत है. कौन सा गलत है? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा. जल सहयोग का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था उसी की तारीख यहाँ पर गलत दी है. असल में 2012 जो है वो सभी के लिए सतत ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना गया था. सस्टेनेबल एनर्जी की इसमें बात की गई थी.
और वाटर कोऑपरेशन की बात जो है वो 2013 वाले वर्ष में की गई थी। 2013 को घोषित किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन। तो सी वाले ऑप्शन को इसमें से निकाल देते हैं। प्रश्न संख्या 92 को देखते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन was implemented on March 23, 1950 और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम was established in year 1972। ग्रीन पीस इंटरनेशनल was formed in 1971 in वैंकूवर। वैंकूवर कहाँ पे है? कनाडा में है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न संख्या 92 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। प्रश्न संख्या 93, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो इसमें नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में ये सारे स्टेटमेंट हैं। इसी के बारे में जो जानकारियां हैं उसे देखिए और बताइए कि इसमें से कोई एक गलत है, वो कौन सी है। तो ये महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में पाया जाता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर, ठीक। और उसके बाद में ये इस नाम से जाना गया। और इट हैज़ 4 रीजनल लेबोरेटरीज एट चेन्नई, दिल्ली एंड हैदराबाद, मुंबई। मतलब चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में इसकी 4 जो क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं वो पाई जाती हैं। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसके बारे में गलत सूचना कौन सी है। तो 93 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा सी वाला। सी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर दीजिए। देखिए इसके 4 जो रीजनल यहाँ पे हेडक्वार्टर दिए हैं, असल में 5 हैं, हेडक्वार्टर नहीं है, लेबोरेटरी है। मतलब 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। इसमें चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई है। प्रश्न संख्या 94 को देखते हैं। यहाँ अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजी। तो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है, बाणसागर कंट्रोल बोर्ड है और गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है। इनका जो समय है उसके हिसाब से इन्हें अरेंज करके देखिए। तो देखिए 94 जो है इसका परफेक्ट अरेंजमेंट होगा बी वाला। बी के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। मतलब केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थापना होती है इसकी 1916 में पुणे में। और बाणसागर नियंत्रण बोर्ड जो है ये 1976 का है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इस्टेब्लिश होता है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो है वो 1972 का है, बिहार के पटना में इस्टेब्लिश होता है। और बेतवा नदी बोर्ड जो है वो 1976 का है, ये झांसी में स्थापित होता है, ठीक। तो इस हिसाब से इसको व्यवस्थित करते हैं। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1978 में। प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो कार्बन टैक्स जो है वो असल में जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली प्रत्येक टन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाया जाता है, ठीक है। मतलब ईच टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेड बाय द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, उस पर इसको आरोपित किया जाता है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है। तो ये जो है ये धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य ग्रीन हाउस गैसों या हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का अधिकार देता है। और कार्बन क्रेडिट के क्रय विक्रय को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। किसी एक संगठन या व्यक्ति द्वारा उत्पादित कुल कार्बन उत्सर्जन को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। अब ये सारी डिफिनीशन है अलग अलग। अब इसमें से बताइए कि गलत कौन सा है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जितनी बातें कही गई हैं वो सब की सब सही हैं। इसमें गलती कहीं नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे। तो इसमें से कोई भी उत्तर हमारा परफेक्ट नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन सही है। प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 है उसके बारे में बताइए कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो इंदौर को 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में चयनित किया गया है। और मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। मेघालय को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। 100 से ज़्यादा वाले में एमपी है और 100 से कम वाले में मेघालय है। तेलंगाना को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला इनाम प्राप्त हुआ है। अब आप ये बताएंगे कि इसमें से गलत कौन सा है। 96 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं मेघालय हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द क्लीनेस्ट स्टेट इन कैटेगरी ऑफ लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। यही वाला जो है ना इसमें से वो गलत है। असल में त्रिपुरा को सबसे जो 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी है उसमें सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहाँ मेघालय की जगह पे क्या होना चाहिए, त्रिपुरा होना चाहिए। प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं। इसमें आपसे कहा गया कि अरेंज द क्रोनोलॉजी, मतलब यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसको अरेंज करिएगा। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। पहले कौन सा और बाद में कौन सा, उसके आधार पे तो अब आप अरेंज करेंगे तो इसमें दिखाई देगा। देखिए सी वाला जो क्रम है वही सही है। मतलब इसमें कुछ नहीं करना था, आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ तारीखें जानने की आवश्यकता है। 1890 में इस्टेब्लिश किया जाता है वनस्पति सर्वेक्षण को।
1916 की स्टैब्लिशमेंट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की। पशु कल्याण बोर्ड जो है वो 1962 का है। वन सर्वेक्षण जो है वो 1981 का है। और वन्यजीव संस्थान जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान वो 1982 का है। उत्तराखंड के देहरादून में उसको स्टैब्लिश किया गया था। तो उस हिसाब से ये पहले से ही व्यवस्थित है। 98 को देखते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो बॉन कॉन्फ्रेंस जो है, बॉन सम्मेलन जिसे कहा जाता है, ये कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है उस पर आधारित है, उसके कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बाली कॉन्फ्रेंस जो था ये बाली रोड मैप को अडॉप्ट करने के लिए जाना जाता है। मतलब बाली सम्मेलन जो है ये बाली रोड मैप को अपनाने के लिए जाना जाता है। कानकुन कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस जो है, माफ कीजिएगा, तो कानकुन कॉन्फ्रेंस जो है ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए जानी जाती है। तो यहाँ अलग अलग सम्मेलनों के नाम दिए हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि सही मिलान कौन सा है। तो 98 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। दूसरा और तीसरा तो सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन ये जो पहला वाला बॉन्ड दिया हुआ है ना, यही गलत, इसमें गड़बड़। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 का था उसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को शुरू किया गया था। तो यहाँ बॉन्ड कॉन्फ्रेंस से कोई इसका लेना देना नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए था क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 की थी। बाकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 13 जो है 13वें नंबर का, वो बाली सम्मेलन कहा जाता है, 2007 का है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 16 वो कानकुन वाला है, वो 2010 का है। इसके बाद प्रश्न संख्या 99 को देखते हैं, जिसमें कहा गया करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बायोडीजल इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एक्सर्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ सोयाबीन, रेप सीड एंड सनफ्लावर। और एथेनॉल इज प्रोड्यूस बाई फर्मेंटेशन ऑफ सिंपल शुगर ऑब्टेन फ्रॉम शुगर क्रॉप। बायोगैस इज प्रिपेयर्ड बाई एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ द क्रॉप रेसिड्यूज एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। मतलब यह है कि फसलों के जो अवशेष और जैविक कचरे होते हैं उनका अगर हम फर्मेंटेशन कराते हैं, अवायवीय फर्मेंटेशन कराते हैं, तो उससे बायोगैस तैयार होती है, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें ये सारी जो विधियां हैं वो दे रखी है, इसमें से करेक्ट कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। बताइए 99 का जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए? डी वाला होना चाहिए। सभी तो सही है, इसमें सारी बातें जो है वो एकदम सही दी हुई हैं। बायोडीजल कैसे बनता है वो भी दिया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 100 है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है बताइए। ड्रग्स का नाम दिया है और उसके यूज दिए हुए हैं। तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो असल में बैक्टीरियल साइड है, ठीक है, बैक्टीरिसाइड है, और ये जीवाणुनाशक होती है, जीवाणुओं को मारती है। एंटीबैक्टीरियल के तौर पे हम पेनिसिलिन को देखते हैं। मॉर्फिन जो है वो एनाल्जेसिक है, जबकि फंगिसाइड के तौर पे हम एट्रोपिन को देखते हैं। तो इसमें आप ये बताइए कि औषधि और उसका जो उपयोग दिया है कौन सा गलत है। तो 100 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एट्रोपिन जो आप देख रहे हैं ये पीड़ाहारी होती है, दर्द निवारक होती है, कवकनाशी नहीं। बाकी जितना दिया है वो सभी सही दिया है, ठीक है। इसे फंगिसाइड के तौर पे हम नहीं रखेंगे, इसे हम पेन रिलीवर के तौर पे देखेंगे। तो यहाँ तक हमने इस मॉक को समाप्त किया और उम्मीद है कि आपने प्रश्नों का आनंद उठाया होगा और काफ़ी सारी नई सूचनाओं को इकट्ठा किया होगा। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।